नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं और हमारे सामने जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 181 टू 190। ऑब्स्टेट्रिक्स के जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो हमारे चल रहे हैं और जो सारे जो क्वेश्चंस है वो एनक्लेक्स बेस्ड हैं। तो लगभग हमने 50% जो सिलेबस है दोस्तों वो तो पढ़ लिया होगा, ठीक है, जबकि 50% से ज़्यादा ही हो गया होगा। अगर मैं न्यूबॉर्न केयर को छोड़ दूँ ना तो शायद आपकी 4-5 क्लासें हो रहेंगी। तो आपका जो नोट सेट का जो प्री होगा उससे पहले पहले मैं आपको ओबीजी तो मैं आपकी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि न्यूबॉर्न केयर है वो एक्चुअली में पीडियाट्री का पार्ट आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करवाऊंगा नहीं, मैं करवा दूंगा, लेकिन वो फिर एग्जाम के बाद ही हो पाएगा। इस उस वे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 181 से 190 जो क्वेश्चन है दोस्तों हम पढ़ते हैं। अब हमारे शायद इसमें 5 क्लासेस हो रहेंगी, तो ओबीजी का जो पार्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आज क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार आपको मैं ओवरलुक दे देता हूं। तो एक तो दोस्तों फीटस एंड यूट्रस जो यूनिट है वो मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं लाइव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, एब्डोम जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, पीपीएच क्या होता है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेट जो लेबर है वो क्या होता है। तो 3 टॉपिक हम मेन पढ़ेंगे, फीटस एंड यूट्रस के, एक पीपीएच और एक प्रेसिपिटेट लेबर। चलो डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक क्लाइंट आस्क द नर्स एट द प्रीनेटल क्लिनिक, कि एक क्लाइंट है वो नर्स को क्या पूछ रहा है, एक पेशेंट है वो नर्स को क्या पूछ रहा है प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर, ठीक है, मतलब लेबर से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान जो क्लिनिक केयर करती है, दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल क्लिनिक। वेदर शी कैन कंटिन्यू टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस व्हाइल प्रेग्नेंट, क्या मैं प्रेगनेंसी के दौरान जो सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उनको क्या रख सकती हूँ, कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो what is an indication that the client should refrain from intercourse during pregnancy, कि इन चारों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्लाइंट को दोस्तों जो इंटरकोर्स है उसके लिए क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, रिफ्रेन का मतलब यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, रिफ्रेन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कि इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो एंटीनेटल केयर के दौरान मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी दोस्तों, कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, रेस्ट कितना चाहिए, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए क्या होता है, ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितनी आवर की स्लीप चाहिए, ठीक है, कई सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। इम्यूनाइजेशन के बारे में बात की थी, ट्रैवलिंग के बारे में बात की थी, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था। तो उस टॉपिक में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो पहला दे रखा दोस्तों इसके अंदर कि फीटल टैकीकार्डिया की अगर कंडीशन हो तो उस कंडीशन के अंदर नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। फीटल की टैकीकार्डिया से और सेक्सुअल इंटरकोर्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता। कि भाई फीटस की जो हार्ट रेट है अगर वो 160 बीट्स पर मिनट से ज्यादा बढ़ती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फीटल टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। लेकिन फीटल टैकीकार्डिया होने के कारण इससे कोई लेना देना नहीं होता है। फीटल टैकीकार्डिया का सेक्सुअल इंटरकोर्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्टली इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है दोस्तों प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोरिया। वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों जो हार्मोनल जो लेवल है प्रोजेस्टेरोन का वो बढ़ता है और उसके कारण से जो ल्यूकोरिया है वो नॉर्मल होता है। वेजाइनल म्यूकोसल जो डिस्चार्ज है दोस्तों वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ल्यूकोरिया देखने को मिलता है। और ल्यूकोरिया इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो ल्यूकोरिया है दैट इज एक्सपेक्टेड, ये क्या है दोस्तों आपका एक एक्सपेक्टेड आउटकम है, ये एक्सपेक्टेड है, ये होता है और उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग क्लोज टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ, भाई आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ है उसके बिल्कुल पास आ जाओ, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ। अगर बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 ही ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है। 2 ही ऐसी कंडीशन उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो एक तो कंडीशन दोस्तों क्या है, किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। एक तो जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है वो PROM होता है, प्री लेबर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री लेबर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि इसे हम प्रीमैच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बोलते थे पहले, अब हम इसे प्री लेबर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक तो कंडीशन हो गई दोस्तों ये, और दूसरी जो इसके अंदर कंडीशन आती है, दूसरी इसके अंदर जो कंडीशन आती है दैट इज अबॉर्शन। मैंने आपको बताया था कि अबॉर्शन तो मतलब शुरू की प्रेगनेंसी में ही होगा, ऐसे तो है नहीं थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी फीमेल है ना, अगर इन दोनों की रिस्क पे भी है ना तो भी नहीं करेंगे हम, ठीक है, तो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाएगा। अगर इनके रिस्क पे भी है तो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं किया जा सकता है। देखो अबॉर्शन की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, और अबॉर्शन की कंडीशन में तो मेन ये माना जाता है कि एक्चुअली में जो ह्यूमन जो सीमन है, जो मेल का जो सीमन है दोस्तों उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोस्टेग्लैंडिन्स, ठीक है, उसकी खोज ही वहीं से हुई है, ठीक है। प्रोस्टेग्लैंडिन्स जो केमिकल है उनकी जो खोज हुई है, जो डिस्कवरी है वो कहाँ से हुई है, यहीं से हुई है, सीमन से हुई है, ठीक है। तो सीमन से ही
उनकी खोज हुई थी। ऐसा माना जाता था कि प्रोस्टेट ग्लैंड से बनते हैं, बट ऐसा था नहीं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स है दोस्तों, वो प्रोस्टेग्लैंडिन्स क्या काम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करवाते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करवाते हैं दोस्तों, इंक्रीज करवाते हैं। अब ज्यादा अगर कोई भी फीमेल पहले से रिस्क पे है और उसके कारण कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो गए दोस्तों, ज्यादा हो गए उस दौरान, तो अबॉर्शन होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो इसलिए अबॉर्शन के दौरान नहीं किया जाता। एक दोस्तों अगर मान लो मेम्ब्रेन ही रैप्चर हो गई, अब मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद जो बेबी है वो ओपन है बिल्कुल, मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद में, ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा दोस्तों, जो जो सीमन है वो इन्फेक्शन तक भी कोज कर सकता है। वैसे स्ट्राइल पार्ट होता है ये, ठीक है, ये स्ट्राइल होता है, पार्ट नहीं, स्ट्राइल फ्लूइड होता है, बट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट बेबी का डायरेक्ट होने के कारण चारों तरफ लेयर नहीं है वो, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज भी करेगा। वो सीमन है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ भी क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। इसलिए जो अगर प्री लेबर रैप्चर तो मेम्ब्रेन हो गया या उसका रिस्क भी हो, तब भी हम क्या नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रैप्चर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, और जल्दी बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और आपको कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इसके अंदर लिख लो आंसर नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। चलो डिस्कस करते हैं, लिख लो, इसको लिख लेते हैं शॉर्ट नोट्स। कई बच्चों के कमेंट आएंगे सर लिखो शॉर्ट नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। जब हमने इतनी मेहनत की है तो 4-5 क्लासेज और है हमारी, उनके लिए भी हम क्यों वो करें। तो लिखो PROM तथा अबॉर्शन की रिस्क वाले क्लाइंट को, अबॉर्शन की रिस्क वाले क्लाइंट के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ रहा है वो है एन एक्सपेक्टेड कपल आस्क द नर्स अबाउट द कोज ऑफ लो बैक पेन इन लेबर। ठीक है दोस्तों, एक कपल आए आपके पास और वो पूछ रहे हैं कि क्या रीजन होता है कि लेबर के दौरान जो है ना, लेबर के दौरान क्या होता है, लो बैक पेन होता है। लेबर के दौरान क्या होता है, लो बैक पेन होने का क्या रीजन होता है। आपको मैंने एक क्लास में इसके बारे में बताया भी था दोस्तों, शायद आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैंने इसको एक क्लास में आपको इसके बारे में समझाया हुआ है। दैट नर्स रिप्लाइज दैट दिस पेन अकर्स मोस्ट ऑफन व्हेन द पोजीशन ऑफ द फीटस इज। मैंने आपको पेल्विक रॉक एक्सरसाइजेस बताई थी ना, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो दोस्तों वो ये पूछ रहा है कि भाई लेबर के दौरान लो बैक पेन होने का क्या रीजन होता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है या कौन सा ऐसा प्रेजेंटेशन है दोस्तों जिसके अंदर क्या होता है, लो बैक पेन होता है। बताओ इसमें कौन कौन सी, तो इस 4 ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन लाई है, कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों प्रेजेंटिंग पार्ट है, और कौन से ऑप्शन क्या है दोस्तों पोजीशन है। कमेंट करके बताओ मुझे, क्योंकि इनमें सारे के सारे न तो पोजीशन है, न सारे लाई है, न प्रेजेंटिंग पार्ट है। एक इसमें लाई है, एक इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट है, और दो इसके अंदर क्या है दोस्तों, फीटल पोजीशन है। चलो वो बाद में बात करेंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। पहले हम इसके ऊपर आते हैं। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि भाई पेन क्यों होता है। तो आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि जब भी बेबी दोस्तों ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में होता है, बेबी किस में होता है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के अंदर होता है, तो उस दौरान वो क्या करता है दोस्तों, जो मदर की बैक है वहां पे क्या करता है, कंप्रेस करता है। मदर की बैक पे क्या करता है, कंप्रेस करता है, जिसके कारण फीमेल को क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। क्या होता है, पेन होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे हम बैक लेबर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बैक लेबर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बैक लेबर के अंदर कौन सी एक्सरसाइज की जाती है। बताओ बैक लेबर के अंदर कौन सी एक्सरसाइज की जाती है। नहीं बताऊंगा मैं, आज मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताओगे, और जिस बच्चे को जानना है वो पीछे क्लास देखेगा, ठीक है। बैक लेबर में कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके, मुझे नहीं पता। अब हम बात कर लेते हैं इन सब चीजों को ही, जो बच्चा जानता ही नहीं है ब्रीच व्रीच क्या होता है, सबको समझाता हूं मैं आज आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फीटल लाई की बात करते हैं कि फीटल लाई क्या होता है। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले फीटल लाई क्या होता है दोस्तों, कि जो मदर है ना,
जो मदर है उसकी लॉन्ग एक्सिस ले लेंगे, जैसे मैटरनल जो स्पाइन है ये ले लो, या फिर यूट्रस से सीधी लाइन खींच लो, यूट्रस से सेंट्रलाइज जो यूट्रस है उसे एक सीधी लाइन खींच लो, ये मैटरनल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटरनल एक्सिस। और सेम लाइन दोस्तों किससे खींच लो? बेबी से खींच लो। जैसे मदर मान लो, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको, जैसे दोस्तों मान लो ये मदर है, तो हम एक सीधी लाइन मदर से खींच लेंगे, और इसमें मान लो यूट्रस है और यहाँ पे बेबी भी है, तो एक लाइन हम बेबी से भी खींच लेंगे। तो ये दोनों की जो रिलेशनशिप है, जो दो लाइन खींची है, एक मदर से खींची है और एक बेबी से खींची, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फीटल लाई के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फीटल लाई के नाम से जानते हैं। तो फीटल लाई इज द रिलेशनशिप बिटवीन द, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मैटरनल स्पाइन लिख लो, मैटरनल स्पाइन। अगर ये नहीं लिखा आएगा तो सेंट्रलाइज्ड यूट्रस लिखाएगा, सेंट्रलाइज्ड यूट्रस विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस। ठीक है, फीटस की लॉन्ग एक्सिस से सीधी लाइन खींच लो, बस वही हो जाएगा लाई। अब क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, छोड़ो लाई क्या है क्या नहीं है, कोई काम का नहीं है। क्या क्या कंडीशन बन सकती है? कंडीशन ये बन सकती है कि भाई यूट्रस से सीधी लाइन ये खींची और बेबी इस प्रकार हो। या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो बेबी है वो नीचे की तरफ हो। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, कि जो बेबी है यूट्रस ऐसे है और जो बेबी है दोस्तों वो ऐसे हो, या फिर बेबी जो है गर्दन उसके नीचे की तरफ से ऐसे हो। या फिर दोस्तों क्या हो सकता है कि जो बेबी है वो इस प्रकार से हो, इधर हो, या फिर उसका हेड जो है दोस्तों वो इस तरफ हो, ऐसे हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है ना। या फिर जो बेबी है वो कैसे हो सकता है कि मदर का जो यूट्रस है ना दोस्तों इस बार सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इस प्रकार से है मदर का यूट्रस, और जो बेबी है ना दोस्तों वो भी इस प्रकार से ही है। तो ये लाई कौन सी होगी? सबसे टफ इन सब में यही है। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर हम मैटरनल स्पाइन से लाइन खींचें, ठीक है, हम लॉन्ग एक्सिस खींचे मैटरनल स्पाइन से या फिर सेंट्रलाइज्ड यूट्रस से, और एक खींचे किससे? बेबी से, तो यहाँ पर सेम लाइन पे आ रही है ये, दीज आर द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस के ऊपर हो या फिर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के समानांतर है, ये एक दूसरे के क्या है? समानांतर, ऐसे एकदम से एक दूसरे को इस प्रकार से नहीं काटेंगे कभी भी। ठीक है, तो एक दूसरे के ये पैरेलल है, मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, सॉरी पैरेलल। ठीक है, एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इस डिग्री पे हैं, ये भी इसी डिग्री के ऊपर है दोस्तों, 180 डिग्री के ऊपर मान सकते हो आप इनको। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जो लाई होती है, जो सीधा खड़ा होना, क्या बोला था? लॉन्गिट्यूडाइनल। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? लॉन्गिट्यूडाइनल लाई के नाम से जानते हैं, ट्यूडाइनल। अब आपको मैं एक चीज और इस इमेज की सहायता से बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि लॉन्गिट्यूडाइनल लाई है तो प्रेजेंटेशन नॉर्मल ही होगा। देखो इसके अंदर लाई लॉन्गिट्यूडाइनल है, ठीक है, बेबी वर्टेक्स में आगे हम बात करेंगे सिफेलिक के अंदर है या वर्टेक्स में। और अगर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर क्या आ गया? ब्रीच प्रेजेंटेशन आ गया। तो लॉन्गिट्यूडाइनल लाई होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बेबी की कंडीशन, मतलब जो आगे की जो चीजें हैं, जैसे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो नॉर्मल होंगे, नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोडेलिक ब्रिज आ गया, जबकि लाई बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से अगर आप खींचोगे तो यहाँ से लाइन ऐसे खींची जाएगी और ये लाइन ऐसे खींची जाएगी, तो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आएगी। ट्रांसवर्स में कैसी आ रही है दोस्तों? परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, देखो इस प्रकार से लाइन आ रही है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बेबी इधर हो रहा है या इधर हो रहा है, लेकिन बेबी अगर इस प्रकार से है दोस्तों तो इसे हम ट्रांसवर्स लाई के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ट्रांसवर्स लाई के नाम से। और ये एंगल जो बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों उधर देखो 90 डिग्री का, उधर भी ऐसे ही है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? ट्रांसवर्स लाई के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो लगभग 45 से और 60 डिग्री के बीच में बनता है। ठीक है, कितना बनता है? 45 से 60 डिग्री के बीच में। यूट्रस से खींच दिया, ये बेबी से खींच दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टेढ़ा हो रहा है ये, तो टेढ़े को क्या बोलते हैं? ओब्लिक। ठीक है, तो ये वाली लाई है दोस्तों, वो कौन सी है? ओब्लिक लाई है ये। ठीक है, कौन सी लाई है ये? ओब्लिक लाई है। तो ये लाई क्या होगी दोस्तों? आपकी ओब्लिक लाई होगी। इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों सेंट्रलाइज्ड यूट्रस बोला था मैंने आपको, इसमें हम अगर यूट्रस सीधा नहीं है ना तो उस कंडीशन में हमें यूट्रस से सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, न कि मैटरनल लॉन्ग एक्सिस से। तो पहले हम यूट्रस से लाइन खींचेंगे और फिर हम बेबी से खींचेंगे। तो लो ये बेबी से खींचते, दोनों लाइन वही एक किस में जा रही है दोस्तों?
एक पैरेलल में जा रही है, एक समानांतर में जा रही है, तो ये वाली लाइन भी क्या होगी दोस्तों, लॉन्गिट्यूडाइनल ही होगी। ये वाली लाइन भी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडाइनल ही होगी, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है। तो मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है, तो मोस्ट कॉमन जो लाई होती है दोस्तों वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडाइनल लाई। पता नहीं जरूरत नहीं है, लॉन्गिट्यूडाइनल लाई। कुछ चीज, एक चीज और पढ़ा देते हैं, वैसे कुछ काम का है नहीं वो, फिर भी आप सोचोगे सर मुझे हमें बताया नहीं। तो अनस्टेबल लाई, जब तक दोस्तों प्रेजेंटेशन नहीं रहता ना, लाई क्या रहती है, जब तक एंगेजमेंट नहीं होता है कि भाई फिटस एक का हेड एक जगह पे नहीं आया, तो वो लाई बेबी चेंज ही करता रहता है। तो जैसे हमें लाई का डायरेक्टली पता नहीं चले, बेबी अपनी लाई को चेंज करता रहे, तो उसे हम क्या करेंगे दोस्तों, अनस्टेबल लाई कहेंगे। बेबी क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता रहता है, तो इसे हम अनस्टेबल लाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, लाई के बाद में आता है दोस्तों आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो यूट्रस है, देखो थोड़ा सा अंतर है प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट में। यूट्रस के लोअर पोल के अंदर फीटस का जो भी पार्ट होगा, फीटस का जो भी पार्ट यूट्रस के लोअर पोल में होगा, वर्ड को याद रखना, यही तो डेफिनेशन बनाएंगे आपके। लोअर पोल ऑफ यूट्रस में फीटस का जो भी पार्ट होगा दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम जानेंगे, प्रेजेंटेशन के नाम से जानेंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं प्रेजेंटेशन में, आप सोचो, आप रटो मत, बस ये सोचते जाओ कि क्या क्या हो सकता है। तो अभी हमने लाइव बनाया था, जब बनाया था ना क्या, तो भाई क्या हो सकता है, लोअर पोल के अंदर फीटस का हेड आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये लो फीटस का हेड आ गया, या फिर फीटस का क्या आ सकते हैं दोस्तों, बटक्स आ सकते हैं, तो ये लो फीटस के बटक्स आ गए। या फिर क्या आ सकते हैं दोस्तों, फीटस के मान लो हैंड भी तो आ सकते हैं ना, मान लो ट्रांसवर्ज हो तो उसके हैंड भी आ सकते हैं। ठीक है, मेरी इमेज को थोड़ा सा माफ कर देना, कहीं आप कहोगे सर ये हाथ नहीं दिख रहा हमें, तो अलग ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकते हैं। या फिर दोस्तों एक से ज्यादा पार्ट भी आ सकते हैं, हाथ भी आ गया और एक पैर भी आ गया मान लो। अब आप सर पैर भी आ सकता है, आप ये कहोगे, मैं उसको भी आगे में समझाऊंगा आपको। सर हाथ की जगह यहाँ पर आपने बटक्स बनाए, पैर बनाओ ना, तो वो भी हम बात करेंगे। या फिर एक से ज्यादा भी आ सकता है कि दोस्तों एक जो बेबी है ना, उसका एक पैर भी आ जाए और एक हाथ भी आ जाए। ठीक है, या और कुछ भी, दो पार्ट आ जाए कोई भी। ठीक है, एक हैंड आप लिख लो, मुझे पता है इमेज से तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, एक लेग आ जाए। तो इस प्रकार से कई सारे क्या हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। पहला सुनते जाओ, पहला वाला जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, जिसमें हेड आता है, तो हेड को हम बोलते हैं सिफेलिक। क्या बोलते हैं, सिफेलिक। तो पहला प्रेजेंटेशन कौन सा हो गया दोस्तों, सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, तो आंसर आएगा सिफेलिक। दूसरा दोस्तों, अगर बटक्स आते हैं तो इसे हम बोलते हैं बटक्स या पोडेलिक। इसे हम किस नाम से जानते हैं, बटक्स और पोडेलिक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, सबसे मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन है, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन है, और दूसरा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्योंकि माल को मतलब एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा यही होता है, क्योंकि ये है तो फिर नॉर्मल ही हो गया ना। अब तीसरा दोस्तों, तीसरा क्या हो गया कि इसके अंदर हैंड आ गया, तो इसे हम बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब आपको वो जो क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था कि आप कहोगे कि सर अगर पैर आ जाए तो पैर अगले वाले में आएगा। अभी हमारा जब हम प्रेजेंटिंग पार्ट पढ़ेंगे ना, तब इसमें क्या आएगा, पैर भी आ जाएगा। तो प्रेजेंटिंग पार्ट देखेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अगर एक से ज्यादा पार्ट आते हैं दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड, मतलब दो चीजें मिल गई। पहले जो दवाई को मिक्स करते थे उन्हें बोलते थे कंपाउंडर। एक्चुअली में वो फार्मासिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे भाई फार्मासिस्ट मेल ही बनते थे और नर्सेज फीमेल ही बनती थी, तो इसलिए उनको क्या कहने लग गए, कंपाउंडर। जो उनको दिखने लग गए भाई कंपाउंडर है, ये दवाई का काम करता है। तो फिर मेल पहली बार नर्स के अंदर आए, मेल कभी नर्स में थे ही नहीं। अब पहली बार जब मेल नर्स के अंदर आए तो उन्होंने सोचा वो ये भी मेडिसिन का काम करते हैं, तो ये भी वही है कंपाउंडर। ठीक है, तो कंपाउंड मतलब मिलाना। तो एक से ज्यादा मिल रही हैं, तो एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन मिल रहे हैं, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, कंपाउंड प्रेजेंटेशन के नाम से हम इसे जानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा है, तो मैंने बता दिया आपको, सिफेलिक। इसका आंसर हो जाएगा सिफेलिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट, तो प्रेजेंटिंग पार्ट सबके पार्ट रहेंगे। अब पहले तो डेफिनेशन बात कर लेते हैं, फिर मैं इसको बता दूंगा, एक सेकंड रुकना। प्रेजेंटिंग पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था लोअर पोल ऑफ द यूट्रस। अब उसको आपको उससे भी ज्यादा नीचे की तरफ आना है, तो इंटरनल ओएस। ठीक है, तो जो इंटरनल जो ओएस है दोस्तों, उसके पास जो पार्ट जाएगा, तो मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट का भी पार्ट होगा ये। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है दोस्तों, उसका भी एक क्या होगा, ये और भी ज्यादा
नजदीकी पार्ट होगा तो इसे हम किस नाम जानेंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट। इट इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट ओवरलाई नियर द इंटरनल ओवस। ठीक है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस तो खूब बड़ा पार्ट हो गया, और ज्यादा नीचे जाओगे तो इंटरनल ओवस मिलेगा। तो पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट ओवरलाई द इंटरनल ओवस। बस डेफिनेशन दोनों में मैंने कहा था, वहां पे आपको याद हो तो अगर, कि इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, वहां पे मैंने लोअर पोल ऑफ द यूट्रस को अंडरलाइन करवाया था और यहाँ पे इंटरनल ओवस को करवाया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब प्रेजेंटिंग पार्ट भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे सिफेलिक जो है उसके अंदर हो सकता है कि बेबी है ना बिल्कुल ऐसे हो, तो उसका ये वाला पार्ट आए ऑक्सीपिट वाला, तो वर्टेक्स आ जाए, या थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो तो फेस आ जाए, या और ऊपर हो तो ब्रो आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो तीन भागों में सिफेलिक हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तो वर्टेक्स, ब्रो और फेस। ब्रो मतलब ब्रोदर नहीं है, BROW, ब्रो और फेस, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। ठीक है, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रिज के अंदर क्या क्या आ सकता है। अब ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टेक्स तो सबको ही पता है, ये तो सबको पता है भाई, वर्टेक्स प्रो। ठीक है, मोस्ट कॉमन इसमें ये है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन ब्रिज में थोड़ी सी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, बच्चे कई किताबों से पढ़ लेते हैं, याद नहीं हो पाता है। मैं एज ए टीचर, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं और आपको याद हो। तो ब्रिज या कोडेलिक दोस्तों दो प्रकार का होता है, बस बिल्कुल सी सिंपल सी भाषा समझाऊंगा, ऐसी भाषा कि जो आप आराम से समझ सकते हो। तो एक जो होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्रिज। और दूसरा जो ब्रिज होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ब्रिज। इनकम्प्लीट ब्रिज दोस्तों, कंप्लीट जो ब्रिज होता है ना, इसके अंदर क्या होगा कि जो बेबी है, मान लो इस प्रकार से है, तो बेबी के, ये बेबी इस प्रकार से बैठा रहेगा, तो बेबी का क्या क्या आएगा, एक तो बटक्स दिखाई देंगे, नीचे की साइड क्या होंगे दोस्तों, बेबी के बटक्स होंगे। एक बेबी के क्या होंगे दोस्तों, एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया, वो भी नीचे की साइड है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होंगे। और बेबी के क्या होंगे दोस्तों, दोनों फुट भी तो नीचे ही रहेंगे ना, ऊपर थोड़ी रहेंगे, तो इसे दोनों फुट होंगे। तो ये तीनों क्या होंगे दोस्तों, प्रेजेंटिंग पार्ट है। ये तीनों क्या है इसके अंदर, प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो अगर बटक्स दोनों बटक्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया और दोनों फुट, अगर वो दोनों के दोनों दोस्तों इंटरनल ओवस पे ओवरलाई करते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कंप्लीट ब्रिज के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, कंप्लीट ब्रिज के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों इनकम्प्लीट ब्रिज, अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इनकम्प्लीट ब्रिज के नाम से जानते हैं। इनकम्प्लीट जो ब्रिज है वो भी तीन प्रकार का होता है। इनकम्प्लीट जो ब्रिज है वो भी दोस्तों तीन प्रकार का होता है। कई लोगों को ऐसे लगता होगा कि सर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा देते हो, लेकिन दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीजें पढ़ा के चला जाऊं कि भाई ये होता है, ये टाइप होता है, ब्रिज है, बस खत्म हो वहीं पे, आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताऊं, कोई फायदा नहीं होगा आपको पढ़ने का, मत पढ़ो फिर। ठीक है, मैं वाइटामिन पढ़ा दूंगा आपको, बस फिर क्यों ये चीजें पढ़नी है। तो काम की चीजें पढ़ते हैं ना हमेशा। इनकम्प्लीट जो ब्रिज है दोस्तों वो भी तीन प्रकार का होता है। पहला जो आता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम फ्रैंक ब्रिज। अब आप मेरे से बिल्कुल कुछ भी बात कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब आप मेरे से फ्रैंक हो जाओगे, तब आप कहो सर मैं कुछ भी बात कर सकता हूं। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा हूं अभी समझाता हूं। दूसरा होता है दोस्तों फुटलिंग ब्रिज, फुटलिंग। और तीसरा होता है आपका नी ब्रिज, नी ब्रिज। अब दोस्तों इसमें बच्चा क्या हो रहा है, फ्रैंक हो गया। अब आप मेरे से फ्रैंक हो गए ना, तो आप ऐसे नहीं सोचोगे मैं कैसे बैठा हूं कैसे नहीं बैठा। जब आप मेरे से फ्रैंक हो गए, कैसे भी बैठ सकते हो। बच्चे को भी फ्रैंक हो गया, बच्चा कैसे बैठेगा, ये बच्चा है और ये यहाँ पर इसके बटक्स हैं और अपने टांगों को रखेगा, जैसे अपन तुम टांगों को चेयर पे रखते हो ना, तो बच्चा टांगों को ऊपर रखेगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम फ्रैंक ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रैंक ब्रिज में क्या होगा कि सिर्फ बटक्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया तो इंटरनल ओवस पे रहेंगे, लेकिन जो फुट है उसके जो लेग है वो क्या हो रहेंगी, एक्सटेंडेड रहेंगी। लेग्स क्या रहेंगे दोस्तों, एक्सटेंडेड रहेंगे ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को ऊपर कर लेगा। ऐसे मैं हाथों को कर रहा हूँ, पैरों को ऐसे ऊपर कर लेगा। ठीक है, वैसे मत कहना सर अब आप भी पैरों को करो, मैं गिर जाऊंगा भाई। ठीक है, तो ये फ्रैंक ब्रिज कहलाता है। तो फ्रैंक ब्रिज में आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, तो आप क्या होगा, सर बटक्स और जेनिटलिया होते हैं। ठीक है, दोनों बटक्स और जेनिटलिया। इसके बाद फुटलिंग ब्रिज। तो फुटलिंग में अंदर बताने की क्या जरूरत है भाई, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग, खुद को ही पता है आपको। देखो फुटलिंग है तो बच्चा जैसे खड़ा हो जाता है ना, वैसे खड़ा हो जाएगा और उसके पैर क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इसमें एक भी फुट आ सकता है या दोनों फुट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं,
फुटलिंग ब्रीथ के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि भाई आपको अपने घुटने के बल खड़ा होना है तो क्या करोगे आप अपने पैर को मोड़ोगे, तभी तो आप घुटनों के नीचे, जब हम पूजा करते हैं जब नीचे झुकते हैं तो कैसे झुकते हैं, हम घुटनों को मोड़ के झुकते हैं, तो यही होगा। तो नी ब्रीथ के अंदर बच्चा क्या होगा, अपने घुटनों को मोड़ेगा और यहाँ पर सिर्फ क्या क्या आएंगे दोस्तों, उसके घुटने आएंगे। वो एक भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नी ब्रीथ के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, बस नाम पे ही तो है, सिर्फ इसको याद करना है आपको, फ्रैंक। तो बच्चा फ्रैंक हो गया, तो टेबल पे जैसे पैर रख के बैठते हैं लोग वैसे बैठ जाते हैं, तो ये फ्रैंक ब्रीथ हो गया। फुटलिंग में फुट आएगा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, और नी में भी एक भी नहीं आ सकता और दो भी नहीं आ सकता, तो ये इनकम्प्लीट ब्रीथ हो गया। इसके बाद आपको सर इसका भी बता दो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं शोल्डर का, लेकिन शोल्डर के अंदर क्या आ सकता है दोस्तों, आपके एल्बो आ सकती है, हैंड आ सकता है, या फिर सीधा शोल्डर भी आ सकता है। तो शोल्डर, एल्बो, शोल्डर, एल्बो और हैंड, ठीक है, तीनों चीजें आ सकते हैं, तो वो शोल्डर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो शोल्डर में प्रेजेंटिंग पार्ट में मुझे शोल्डर में क्या क्या हो सकता है, तो खुद शोल्डर भी हो सकता है, एक इसके अंदर एल्बो भी हो सकता है, और एक इसके अंदर क्या हो सकता है आपका ये वाला जो हैंड वाला जो पार्ट है ये भी हो सकता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद आता है दोस्तों एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड इज द रिलेशनशिप ऑफ द, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द वन फीटल पार्ट, या फीटल पार्ट लिख लो, ऑफ द फीटल पार्ट विद ईच अदर। अभी समझाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि सर क्या लिख दिया बताया नहीं, आराम से पढ़ेंगे। इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल पार्ट विद ईच अदर, मतलब फीटल जो पार्ट है दोस्तों उनकी एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे सर की और मेरी छाती की क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, मेरे हाथ की और मेरी छाती की क्या रिलेशनशिप है, तो ये इधर चला गया एक्सटेंशन हो गया, इधर पास आ गया, ये दूर चला गया पास आ गया, ऐसे मान लो। तो इसी प्रकार से दोस्तों एटीट्यूड को दिखाया गया, और एटीट्यूड मेनली हम हेड की और चेस्ट की रिलेशनशिप देखते हैं कि इनके अंदर जो फ्लेक्शन है ना वो कितना हो रहा है, ठीक है, वो फ्लेक्शन या मूवमेंट कितना है, कि बेबी इस प्रकार से है, इस एटीट्यूड में है, थोड़ा सा ऊपर है, इस एटीट्यूड में है, इस एटीट्यूड में, इस एटीट्यूड में। तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, भाई इसकी किसके साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं, चेस्ट के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं कि भाई इसका यहां से कितनी दूर है या कितना फ्लेक्शन में है। ऐसे है तो फ्लेक्शन में है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्ड डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है, इसके बाद में ये सीधा हो गया, फिर उसके बाद ये एक्सटेंशन होने लग जाएगा, फिर इस प्रकार से क्या होने लग जाएगा, एक्सटेंशन होने लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो भाई, कंप्लीट फ्लेक्शन है, फिर ये इनकम्प्लीट फ्लेक्शन हो जाए, तो मतलब पूरा झुकना या कितना ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो एक रिलेशन, एक फिटल पार्ट की दूसरे फिटल पार्ट के साथ क्या होगी, रिलेशनशिप होगी, भाई ये इस चीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों एक आता है कंप्लीट फ्लेक्शन, तो मतलब बेबी का जो हेड है वो पूरा चेस्ट पे क्या रहेगा, टच रहेगा, तो इन दोनों की रिलेशनशिप क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और कंप्लीटली किसमें है दोस्तों, फ्लेक्शन। तो कंप्लीट फ्लेक्शन जो वर्ड है ना, ये क्या है, एक एटीट्यूड है, ये क्या है, एक एटीट्यूड है। तो कंप्लीट फ्लेक्शन में जब होगा ना, तो जो प्रेजेंटेशन जो रहेगा दोस्तों, प्रेजेंटिंग जो पार्ट रहेगा ना, वो रहेगा वर्टेक्स। क्या रहेगा, वर्टेक्स, क्योंकि बाहर ये वाला पार्ट जब आता है उसमें, क्योंकि बेबी नीचे की तरफ, हेड नीचे है ना, बेबी का उल्टा रहता है ना, बेबी ऐसे थोड़ी, मैं तेरे खड़ा थोड़ी है, ऐसे अगर खड़ा रहेगा तो फिर ये तो कौन सा ब्रिज हो जाएगा, ये फुटलिंग ब्रिज हो जाएगा प्रेजेंटेशन, लेकिन बेबी उल्टा रहता है, तो जब ऐसे झुकता है तो इस प्रकार से ये जो ब्रिज होता है दोस्तों, इसे हम किस नाम जानते हैं, सॉरी ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है इसे हम किस नाम से जानते हैं, वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी वर्टेक्स रहेगा, ठीक है, इसमें भी वर्टेक्स रहेगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स अभी समझा दूंगा, वर्टेक्स, फिर इसमें ब्रो रहेगा, ब्रो, और यहाँ फेस, फेस, यहाँ फेस और फेस, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझाऊंगा। इनकम्प्लीट ब्रिज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पर इनकम्प्लीट था, थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो मतलब पूरा फ्लेक्शन नहीं हुआ ना, तो ये इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन, मैं ब्रिज बोल देता हूँ क्या, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन क्या हुआ, ये कंप्लीट फ्लेक्शन और थोड़ा सा ऊपर उठा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन। तो इनकम्प्लीट जो फ्लेक्शन है दोस्तों वो किस चीज को दिखाता है, वो भी वर्टेक्स को ही दिखाता है, थोड़ा बहुत होने से कोई नहीं फर्क पड़ता। एक बात है मार्क्ड डिफ्लेक्शन, मतलब भाई अब फ्लेक्शन तो कहेंगे नहीं, बेबी ऐसे है बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है दोस्तों, डिफ्लेक्शन है, न तो वो एक्सटेंशन में है न वो फ्लेक्शन में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। मार्क्ड मतलब जो दिखाई दे, भाई दिखाई दे रहा है, देखो पार्शियल है ना, इतना दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो आप सर कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर मार्क दिखाई दे रहा है कि हाँ बेबी क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, तो बिल्कुल इस कंडीशन में रही तो मार्क। अब ऐसे कौन रहता है, तो बताओ ऐसे कौन रहता है, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करते हैं, फ्लूट, कौन रहता है ऐसे,
तो ऐसे मिलिट्री वाले रहते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? मिलिट्री एटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? मिलिट्री एटीट्यूड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये मिलिट्री एटीट्यूड भी है। और इसके अंदर भी दोस्तों जो प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका वर्टेक्स ही रहेगा। क्या रहेगा? वर्टेक्स ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों पार्शियल एक्सटेंशन। अब ऊपर की तरफ जाओ, देखो आपको नीचे से शुरू किया था, कंप्लीट किया आपने, इनकम्प्लीट किया दोस्तों, फिर आप मार्क्ड पे आ गए। अब ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो ऊपर की तरफ जाओगे दोस्तों तो क्या आएगा? पार्शियल से शुरू होगा, ये तो पार्शियल एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अब एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, पूरा तो ये है। ठीक है, तो ये पार्शियल। इसके बाद दूसरा कौन सा होगा? इससे थोड़ा ऊपर इनकम्प्लीट, और पूरा एक्सटेंशन करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, पार्शियल किया, तो थोड़ा सा किया, और फिर पूरा किया, तो ये 3 पार्ट हो गए। तो ये पार्शियल, इनकम्प्लीट और कंप्लीट एक्सटेंशन है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि इनकम्प्लीट एक्सटेंशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फेस। ठीक है, कई बार ये इसके अंदर दोस्तों डायमीटर भी पूछ लेते हैं कि कौन सा डायमीटर एंगेज्ड होता है। एक्चुअली में फीटल हेड के जो डायमीटर है ना, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कंप्लीट फ्लेक्शन है ना, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक जो डायमीटर है ना, तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इतना बता नहीं पाऊंगा ज्यादा डिटेल में, आपको टाइम नहीं है हमारे पास इतना। सब ऑक्सीपिटो जो ब्रैगमेटिक डायमीटर है वो एंगेजमेंट होता है इसके अंदर। किसके अंदर? अगर कंप्लीट फ्लेक्शन है और वर्टेक्स की कंडीशन है तो। ठीक है, अगर आप इनकम्प्लीट में जाओगे तो फिर सब ऑक्सीपिटल क्या आ जाएगा? अब सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो डायमीटर है वो एंगेज होगा। फिर अगर आप मार्क डिफ्लेक्शन में चले गए ना, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर होगा। कौन सा होगा? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर के अंदर एंगेज होगा। अगर आप पार्शियल एक्सटेंशन में चले गए तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर होगा, जो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है। कौन सा होगा दोस्तों? मेंटो वर्टिकल डायमीटर होगा। फिर इसके बाद में अगर यहां पर भी आओगे दोस्तों, तो यहां पर कौन सा होगा आपका? सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर होगा। और यहां पर अगर आओगे तो यहां पर आएगा सबमेंटो ब्रैगमेटिक। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि आपसे वो ये दे दे कि भाई एक बेबी है, इनकम्प्लीट एक्सटेंशन है, उसका फेस, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो कौन सा डायमीटर एंगेज्ड होगा? एंगेज का मतलब क्या होगा कि दोस्तों जो फीमेल जो पेल्विस है ना, उसके स्टियल स्पाइन पे जाके वो क्या होगा? एक जगह वो हो जाएगा, स्थिर हो जाता है बेबी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? फिक्स हो जाता है। तो उसके बाद बेबी नीचे की तरफ ही जाता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसे हम लाइटनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स होना, तो उसमें डायमीटर मतलब ये यहाँ से कोई ना कोई हेड का पार्ट होगा ना, तो वो हम जब फीटल स्कल पढ़ते हैं तो उसमें डायमीटर पढ़ते हैं कि भाई बिल्कुल नीचे से लेकर सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल तक आते हैं। तो वो चीजें हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि कौन सा डायमीटर है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत अच्छा आ गया, डिनोमिनेटर। अब आपसे कोई पूछे डिनोमिनेटर क्या है, बहुत सिंपल है। आपने प्रेजेंटिंग पार्ट पढ़ लिया ना, तो प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर जो बोन है ना दोस्तों, वही क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इट इज द आर्बिट्री भी लिखा हुआ सकता है, रेफरेंस भी लिखा हुआ सकता है। ठीक, कौन सी है उसके अंदर बोन? रेफरेंस बोनी पार्ट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर बोन भी तो है ना दोस्तों, वो हम देखते हैं। तो वही क्या कहलाती है दोस्तों? आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है? आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। तो जैसे वर्टेक्स आ गया, तो वर्टेक्स में कौन सी आती है दोस्तों? ऑक्सीपुट आती है। जैसे ब्रो आ गया, तो ब्रो में फ्रंटल आती है, फ्रंटल बोन आती है। फेस के अंदर ये मेंटम आती है आपकी। ठीक है, चिन्ह लिख दो, मेंटम भी लिखी जा सकती है, चिन्ह भी लिखी जा सकती है। शोल्डर के अंदर यहाँ पर कौन सा आएगा? एक्रोमियन प्रोसेस आएगा स्कैपुला बोन का, तो एक्रोमियन प्रोसेस ये लिखा हुआ सकता है। और ब्रिज के अंदर क्या आएगा? सैक्रम। ब्रिज के अंदर क्या आएगा? सैक्रम। बस डायरेक्टली 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक डेफिनेशन से बनेगा कि कौन सी बोन होती है, और एक क्या किससे बनेगा दोस्तों इसके अंदर ये कि भाई वर्टेक्स के अंदर कौन सा होता है डिनोमिनेटर, फेस में कौन सा होता है, शोल्डर में कौन सा होता है, ब्रिज में कौन सा होता है। तो ऐसे भी वो आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ जो आप लोगों को लगता है वो है फीटल पोजीशन। फीटल पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो डिनोमिनेटर हमने पढ़ा है अभी, जैसे हमने वर्टेक्स के अंदर ऑक्सीपुट पढ़ा है, तो ऑक्सीपुट का या हम कहें प्रेजेंटिंग पार्ट का, हम जो फीमेल पेल्विस जो है ना दोस्तों, उसको हम सिर्फ हमारे समझने के लिए हम इसे कितने भागों में बांट लेते हैं? 8 भागों में बांट लेते हैं। तो इसका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? डिनोमिनेटर का उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? मतलब कि जो बोन है, एक्चुअली में समझो आप ऑक्सीपुट बोन है, तो ऑक्सीपुट बोन जो है दोस्तों वो यहाँ पर कौन सी जगह पे फिट हुई है? ठीक है, वो एंटीरियरली है, पोस्टीरियरली है, लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, ट्रांसवर्स है, किस तरफ है? उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसे ही हम पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर
टू द क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। ये अलग अलग क्वाड्रेंट बन गए ना इसके अंदर, तो जो डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस है दोस्तों, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, फीटल पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। ये क्वाड्रेंट हमने ही बनाए हैं सिर्फ हमारे समझने के लिए कि भाई यहां पर अगर फिटस हेड है, मान लो एक तरह से यहां बनाता हूं, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, टाइम लगता है। जैसे मान लो यहां पर ऑक्सीपिट आके फिट हुआ, ये बेबी है, इसका हेड है, ठीक है दोस्तों, और यहां पर ये फ्रंटल बोन है ऐसे मान लो, और ये यहाँ पे इसका ऑक्सीपिट पार्ट आ गया। तो भाई हमें ये देखना है, जैसे ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, सैक्रम है। तो हम ये देखेंगे भाई बेबी है कहाँ पे, तो हमने देखेंगे कौन सा देखते हैं, वर्टेक्स देखते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्टेक्स ऑक्सीपुट देखेंगे तो ऑक्सीपुट यही तो है ना, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा सुचर है ये ऑक्सीपुट है, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से ये कहाँ पे है, तो हम कहेंगे भाई ये आगे की तरफ है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, भाई ऑक्सीपुट जो पार्ट है वो आगे की तरफ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीपुटो एंटीरियर। तो यहां पर अगर बेबी होगा तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सीपुटो एंटीरियर बोलेंगे। अब अगर ये बेबी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो जाए, अगर इसी इमेज के अंदर ये जो बेबी है एक ही पोजीशन में रहेगा एक बार में, कि आप सोचो सर 8 होती है कि अलग अलग पोजीशन, नहीं, बेबी का हेड है यार, वो कोई ऐसी चीज थोड़ी है। जैसे मान लो बेबी यहाँ पर हो जाए, अब ये थोड़ा सा इधर घूम गया ना, तो ये फ्रंटल मान लो पार्ट, और ये वाला मान लो आप इस प्रकार से, इसका ऑक्सीपिट वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस से देखते हैं, इधर सैक्रम से देखते हैं। ये वाला क्या था, ऑक्सीपिटो एंटीरियर था, कि भाई ऑक्सीपिट पार्ट बिल्कुल क्या आ गया, एंटीरियर आ गया। अब इधर चला गया तो ये लेफ्ट साइड चला गया, इधर चला गया लेफ्ट। तो इसे इस जगह पे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, देखो ऐसे लाइन खींच सकता हूँ ना, ऐसे आप जो वहां पे खींच रखी है, तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर बोलेंगे। तो ये वाला जो पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। सेम इसको आप राइट साइड घुमा दो, सेम आप इसको क्या करो, राइट साइड घुमा दो, ऐसे घुमा दो, तो ये फिर ऐसे अगर घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाएगा। देखो अब इस प्रकार से हो जाए, मान लो बेबी का हेड, तो ये किस तरफ घूम गया, ये वाला अभी भी फ्रंटल पार्ट है, और ये देखो तो राइट साइड घूम गया, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो जाएगी। अब बेबी ऐसे हो जाए बिल्कुल, तो ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स तो बोलते हैं ना। देखो मैं बना ही देता हूँ, इससे ज्यादा टाइम लगता है मिटाने में। तो ऐसे मान लो हेड हो जाए, ठीक है, तो ऑक्सीपुट जो है दोस्तों वो देखेंगे कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, पहली बात तो ये वाला मान लो आप फ्रंटल है और ये ऑक्सीपुट है, तो ऑक्सीपुट लेफ्ट है राइट है, मैंने कहा तो इस वाले को क्या मानना है, लेफ्ट मानना है, इधर वाले को क्या मानना है, राइट मानना है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों आपका, सॉरी, इस वाले को लेफ्ट मानना है, इस वाले को राइट, हाँ वही बोला ना। तो ये राइट, अब ऑक्सीपुट से लेते हैं हम, क्योंकि मैंने कहा था डिनोमिनेटर तो ऑक्सीपुट से लेंगे, तो ऑक्सीपुट राइट ऑक्सीपिटो। अब न तो ये लेफ्ट साइड में, न राइट साइड में, और न ये सीधा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। और जस्ट इसका उल्टा होता तो, अगर ये ऐसे होता तो, अब ऑक्सीपुट जो पार्ट है वो यहां आ जाए और ये फ्रंटल वाला पार्ट चला जाए। अब ऑक्सीपुट पार्ट कहां चला गया, लेफ्ट साइड में, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स बोलेंगे इसे हम। किस नाम से जानेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ठीक है। तो अब इधर लिख लो, तो ये राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स हो गया, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। अब दोस्तों यहां पर है ना उल्टा चलेगा, अब बेबी जो है ना पीछे की साइड चला गया, तो अब ऑक्सीपिटो जो एंटीरियर था वो पीछे चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो जाएगा। ऐसे मान लो कि पहले ये सिम्फाइसिस प्यूबिस था, तो बेबी इस प्रकार से था, तो ये तो क्या हो गया ऑक्सीपुट, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस तो एंटीरियर हो गया ना। फिर थोड़ा सा इधर घूमा बेबी, सिम्फाइसिस प्यूबिस तो वहीं रहेगा ना, तो जब इधर ऐसे घूमा बेबी तो ये इधर चला गया इस साइड मान लो, तो ये राइट हो गया, तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। फिर बेबी ऐसे घूमा, सिम्फाइसिस प्यूबिस तो इधर ही है, सिम्फाइसिस प्यूबिस ये मान लो, तो अब ये कौन सा हो गया, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स हो गया। लेकिन अब बेबी ऐसे घूमेगा, अब सिम्फाइसिस प्यूबिस इधर है दोस्तों, तो अब ये जो ऑक्सीपिट वाला जो पार्ट है ये देखो कहां है, पीछे है, सिम्फाइसिस प्यूबिस यहां है और ऑक्सीपिट पार्ट इधर है, तो इसे फिर हम क्या बोलेंगे दोस्तों, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, क्योंकि राइट साइड में है ये, तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। और बिल्कुल ऐसे मान लो आप, सिम्फाइसिस प्यूबिस ऐसे है, ठीक है, और बेबी का हेड ऑक्सीपिट इधर है, तो अब ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ऑक्सीपिट पार्ट पीछे है या आगे है, आप बताओ। अगर आगे होता तो ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता, लेकिन आगे नहीं ना, पीछे की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अभी मैं उसके द्वारा समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखो, ठीक है, ये बेबी है, ये इसका हेड है, और ये मान लो आप ये लैम्डा है सुचर, ठीक है, और ये फ्रंटल पार्ट है। तो अब ये किधर है दोस्तों, ऐसे, तो ऑक्सीपिटो एंटीरियर की जगह ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, क्योंकि ऑक्सीपिटो पीछे की तरफ है, क्योंकि सिम्फाइसिस प्यूबिस तो इधर है, उधर सैक्रम है, तो इसे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर।
अगर इधर राइट होगा तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और लेफ्ट होगा तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो जाएगी। तो इसे भी लिख लो। ठीक है, आज की क्लास में यही सबसे इंपॉर्टेंट है आज जो हम पढ़ रहे हैं। वैसे तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे, हम पीपीएचसी पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, और सब बच्चे मुझे पता है कि एक ही आंसर देंगे, और वो जो बच्चे आंसर देंगे ना वो कौन सा आंसर देंगे, वो ये आंसर देंगे कि सर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, जो कि मैं बताऊंगा गलत, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा ये। ठीक है, हो गया ना। तो देखो दोस्तों, ये हो गया ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्ज। इधर आ जाओ, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्ज, ये पीछे चला गया तो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और इधर आ जाओ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। यही 8 पोजीशन है। अब आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, तो मैं कहूंगा कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्ज मोस्ट कॉमन पोजीशन है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, फिफ्थ नंबर पे ये, सिक्स्थ नंबर पे ये, सेवंथ नंबर पे ये, और एट्थ नंबर पे ये। लो, याद करना में कोई दिक्कत हुई क्या बताओ? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। फिर दोस्तों क्वेश्चन लेकिन ये आए कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन इज। अब आपको मैं ये पूछूं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर कौन सी है, तो अब सबसे पहले तो आप ऑक्सीपिटो एंटीरियर ढूंढो। तो 3 पोजीशन ऐसी है जो ऑक्सीपिटो एंटीरियर है। एक ये है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, एक ये है ऑक्सीपिटो एंटीरियर, एक है राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो भाई इनमें से सबसे ऊपर कौन आ रहा है? सेकंड नंबर पे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आ रहा है। तो इसको तो मैं इंक्लूड ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि मैं तो पूछ रहा हूं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर कौन सी है, इसको इंक्लूड करूंगा, ये तो ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो 3 है, एक राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, एक ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, एक लेफ्ट। अब इनमें सबसे ज्यादा नंबर किसको मिल रहा है? इसको 6वें पे, ये 7वें पे, 8वें पे। तो ये क्या हो जाएगी? मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अब आ जाए ट्रांसवर्स के अंदर कि भाई ट्रांसवर्स पोजीशन मोस्ट कॉमन कौन सी है, तो भाई ये तो पहले नंबर पे वैसे ही है ना। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो जो ट्रांसवर्स है ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है, ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। और इसमें भाई लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स आएगा, मुझे नहीं पता, कहीं बहुत जगह गलत दे रखा है, लेकिन मैं आपको अभी भी यही बताऊंगा कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स मैंने आपको सारे बता दिए कि पहले से लेकर 8वीं तक कौन कौन से हैं। तो यही आएगा। हाँ, क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, तब लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर आंसर आएगा। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, बट मैं सही बता रहा हूँ जो भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है दोस्तों मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, बताओ क्या आएगा? मैंने आपको सारे बता दिए क्वेश्चन है ना, तो एक बार देख लेना, क्यों टाइम वेस्ट करना। सारे बता दिए मैंने, देखो जो जो बता दिए। मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो एंटीरियर पढ़ लिया, मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पढ़ लिया, मोस्ट कॉमन ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स भी पढ़ लिया हमने। अब देखो जो मैंने पढ़ाया उसमें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमने आपको इधर से बताया लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फिर इधर की साइड आएगा तो आपका कौन सा जाएगा? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ये 5 पोजीशन देखो, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। इनमें अगर डिलीवरी होती है ना तो इसे हम सिंपल वेजाइनल डिलीवरी के नाम से ही जानेंगे। इन 5 के अंदर हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? वेजाइनल डिलीवरी के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर डिलीवरी 6वें 7वें और 8वें के द्वारा होती है ना तो वेजाइनल तो है वो, लेकिन उसे हम ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर वेजाइनल डिलीवरी बोलते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, उसे हम किस नाम जानते हैं? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर वेजाइनल डिलीवरी के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, तो लिखो 1 2 3 4 5 की जो डिलीवरी है वो सिंपल वेजाइनल डिलीवरी कहलाएगी, वेजाइनल। और 6वें 7वें 8वें पे जो होगी दोस्तों उसे हम किस नाम से जानेंगे? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर डिलीवरी, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर डिलीवरी। और ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर डिलीवरी है जो क्या करवाती है दोस्तों? बैक पेन करवाती है, याद आ गया होगा। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आप बताओगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। मोस्ट कॉमन फीटर पोजीशन तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ठीक है। स्टेशन में नहीं पढ़ाऊंगा, एक स्टेशन और आता है इसमें, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्टेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, स्टेशन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको स्टेशन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये रहा।
तो दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लिख लो कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के कारण, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर फीटल पोजीशन के कारण, पोस्टीरियर फीटल पोजीशन के कारण मदर को बैक पेन हो सकता है, कारण मदर को बैक पेन हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करते हैं। बैक पेन हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है कि ए लेबरिंग क्लाइंट रिपोर्ट्स लो बैक पेन, व्हाट शुड ए नर्स रिकमेंड टू द क्लाइंट्स कोच दैट विल प्रमोट कंफर्ट। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो रिपोर्ट करता है कि मेरे को लो बैक पेन होता है, तो नर्स को क्लाइंट का जो कोच है, मतलब जो भी उसके साथ है, उसको क्या कहना चाहिए कि भाई उसको कैसे कंफर्ट होगा। बताओ, बैक पेन वाले को आप कंफर्ट कैसे दिलाओगे? चार ऑप्शन है। पहला है इंस्ट्रक्ट हर टू फ्लेक्स हर नीज, कि भाई उसको ये कहो कि अपने घुटनों को मोड़ो। दूसरा है दोस्तों प्लेस हर इन सुपाइन पोजीशन, कि उसको सुपाइन पोजीशन में लेटा दो। थर्ड है अप्लाई प्रेशर टू हर बैक ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो तो उस दौरान जो अपने जो बैक है दोस्तों उसमें प्रेशर अप्लाई करो। और चौथा है दोस्तों परफॉर्म न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एक्सरसाइजेज विद हर, उसके साथ क्या करो दोस्तों, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एक्सरसाइजेज करो। तो दोस्तों फ्लेक्स हर नी से थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है, रेस्ट मिल सकता है, लेकिन जो मेन जो रेस्ट जो मिलता है ना दोस्तों, वो किससे मिलता है आपको? एक सेकंड, मेन जो रेस्ट मिलेगा दोस्तों इसके अंदर, वो किससे मिलेगा आपको? वो मिलेगा कि जब बैक के ऊपर क्या लगाओगे दोस्तों, आप प्रेशर लगाओगे। बैक के ऊपर प्रेशर लगाने से, अप्लाई करने से मदर को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट मिलने के कारण जो पेन है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। पेन थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम क्या एडवाइस करते हैं कि भाई प्रेशर को क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए बैक पे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। फ्लेक्स नहीं तो थोड़ा बहुत रेस्ट मिल सकता है, लेकिन ज्यादा रेस्ट नहीं मिलेगा। मैं ये बता रहा हूं, अगर इन दोनों ऑप्शन में एक चुनना है तो ये आई विल चूज थर्ड। नेक्स्ट दोस्तों प्लेस हर इन सुपाइन पोजीशन, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी नेक्स्ट ही हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पोजीशन नहीं देनी चाहिए, तो उसका आंसर यही आएगा कि हमें सुपाइन पोजीशन तो किसी भी कंडीशन में नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? उसके दो कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों कि सुपाइन पोजीशन तो हम सिजेरियन में भी नहीं दे रहे, वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल में भी नहीं दे रहे, और वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं देते हैं, क्योंकि सुपाइन पोजीशन कोज करवाती है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम करवाती है, बीपी को क्या करती है, कम करती है। क्यों कम करती है? क्योंकि जो ग्रेविड जो यूट्रस है, जो प्रेग्नेंट लेडी का जो यूट्रस है, वो जो इंफीरियर वेना कावा है उसको क्या करता है दोस्तों, कंप्रेस करता है। इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, कंप्रेस करता है। अगर इंफीरियर वेना कावा को कंप्रेस करेगा तो इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी के पार्ट से ब्लड को राइट एट्रियम तक लेके जा रहा है। अगर कोई भी चीज कंप्रेस होगी तो अमाउंट क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो ब्लड की जो अमाउंट है वो वापस जो जा रहा है वो कम होगा। तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो जब वापस पूरा आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूं कैसे, और फिर उसे अरोटा में आएगा, तो बॉडी के अंदर आने वाला जो ब्लड की जो अमाउंट है, ब्लड की जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ब्लड की अमाउंट को कम होने को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे ही हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कहलाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दूसरा दोस्तों, जब भी मदर सुपाइन पोजीशन में होती है तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जो पोजीशन है ना, उसके कारण ज्यादा मात्रा में जो मदर की जो बैक है वो क्या होती है, कंप्रेस होती है। ठीक है, मदर की जो बैक है वो क्या होती है, कंप्रेस होती है, जिसके कारण पेन क्या हो जाता है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। पेन क्या हो जाता है दोस्तों, और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन में हम कभी भी मदर को सुपाइन पोजीशन नहीं देते हैं। चौथा जो आता है दोस्तों ऑप्शन, वो है कि परफॉर्म करेंगे हम न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एक्सरसाइजेज विद हर। ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती है दोस्तों, ये सिखाया जाता है कि भाई लेबर के दौरान क्या क्या करना होता है, लेकिन ये बैक लेबर से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो ये इसका आंसर ये भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा उसको हम लिख लेते हैं, उसको लिखो कि बैक लेबर के दौरान, बैक लेबर के दौरान कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए, कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बैक पर
बैक पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, बैक पर प्रेशर अप्लाई किया जाता। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका ही लगभग कंटिन्यूएशन है ये, कि व्हाट पोजीशन शुड ए नर्स टीच ए क्लाइंट टू अवॉइड व्हेन द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग बैक पेन ड्यूरिंग लेबर। कि जब क्लाइंट है दोस्तों वो बैक पेन हो रहा हो लेबर के दौरान, तो उसे कौन सी पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी अच्छे से डिटेल में समझा दिया, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को और समझाने की कोई आपको जरूरत है। ठीक है, कि कौन सी पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। देखो, सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करेंगे, मैंने आपको बता दिया 2 रीजन आपको। साइड लाइन पोजीशन हम दे सकते हैं, ठीक है, सिटिंग भी दे सकते हैं, सिम्स भी दे सकते हैं, ये पोजीशन हम दे सकते हैं, लेकिन सुपाइन पोजीशन किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 रीजन बताए मैंने आपको। एक तो क्या करता है, कंप्रेस करता है, ये फीटल जो हेड है वो कंप्रेस करता है बैक को, जिसके कारण से क्या होता है, पेन की जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा दोस्तों क्या कोज करता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कोज करता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। लेकिन सिर्फ पेन के लिए अगर ऑप्शन में दोनों आए तो क्या मानोगे आप, तो ये वाला दोगे कंप्रेस, क्योंकि वो तो किससे रिलेटेड हो गया, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो गया। लेकिन बैक पेन का रीजन क्या है दोस्तों, ये वाला, कि ऑक्सीपिटो जो पोस्टीरियर पोजीशन है उसके अंदर क्या करता है, वो कंप्रेस करता है, इस पोजीशन में कंप्रेस करता है बैक को सुपाइन पोजीशन के अंदर, जिसके कारण पेन फील होता है। तो पेन फील होने के लिए हम ये पोजीशन उसको नहीं देते हैं। वैसे ये पोजीशन और भी नुकसानदायक है, ये बीपी को भी क्या करती है, कम करती है। तो लिख लो, लिखो, लेबर के दौरान अगर फीमेल को बैक पेन होता है, अगर फीमेल को बैक पेन होता है, तो अगर फीमेल को बैक पेन होता है तो हम उसे सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे, तो हम उसे सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे, सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे, देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो कम ही टाइम लिया इसमें, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए क्लाइंट अराइव्स एट द हॉस्पिटल इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, जब सर्विक्स का फुल डायलेशन हो जाता है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो उसके बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, आपकी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या हो जाती है दोस्तों, स्टार्ट हो जाती है। द हेड ऑफ द फीटस इज क्राउनिंग, जो फीटस का जो हेड है दोस्तों वो +3 स्टेशन से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम क्राउनिंग बोलते हैं, कि बाहर की तरफ आता है, स्ट्रेचिंग करता है, पेरिनियम को क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है, पेरिनियल जो बल्जिंग है वो भी दिखाई देती है। एक साइन पढ़ा था हमने, क्राउनिंग से कैसे पता लगता है कि क्राउनिंग होने वाली है, तो पेरिनियल बल्जिंग दिखाई देती है उसमें ना। तो जो क्राउनिंग है दोस्तों वो +3 स्टेशन से ज्यादा पे आती है, तो फीटस जो है उसके अंदर क्राउनिंग हो रही है, तो द क्लाइंट इज बियरिंग डाउन। क्लाइंट क्या कर रहा है दोस्तों, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, अभी बताऊंगा कब बताया था। अगर जो क्लास कंटिन्यू ले रहा है ना उस बच्चे को एक सारे क्वेश्चन आएंगे ये वाले, तो कम से कम क्लाइंट जो है बियरिंग डाउन कर रहा है। बियरिंग डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो बेबी को जो पुश करते हैं ना, मैटरनल पुश जो करती है बेबी को नीचे की तरफ, उसे किस नाम जानते हैं, बियरिंग डाउन एफर्ट्स के नाम से उसे जानते हैं। एंड बर्थ अपीयर्स इमिनेंट, मतलब अब पक्का है कि बेबी का बर्थ होने ही वाला है, वो अब रुकने वाला तो नहीं है। व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट टू डू, तो इस कंडीशन के अंदर जो नर्स है दोस्तों वो क्लाइंट को क्या बताएगी, क्या बताएगी भाई, क्लाइंट को बताओ। तो दोस्तों क्या बताएगी, पहला देखो, अब है ना ऑप्शन इतने अच्छे बनाते हैं एनक्लेक्स में कि आप सोचोगे कि आप गलत करके आ जाओगे। क्यों? पहला ही ऑप्शन आ गया दोस्तों, पेंट वाइल पुशिंग जेंटली, जबकि जब आप क्या कर दोगे, इसको राइट कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको पेंटिंग बताया हुआ है कि पेंटिंग करते हैं। ठीक है, पेंटिंग के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पेंटिंग जो एक्सरसाइज वो की जाती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। लेकिन दोस्तों पेंटिंग जो है वो की जाती है, लेकिन पुशिंग के दौरान नहीं की जाती। भाई हमें क्राउनिंग के दौरान मैंने आपको क्या बताया था कि पेंटिंग क्यों की जाती है, ब्लोइंग क्यों की जाती है, पेंटिंग और ब्लोइंग दोनों बताया था मैंने आपको। क्यों किया जाता है दोस्तों, कि मदर है ना वो रोकने की कोशिश करती है कि एकदम से बेबी क्या ना हो दोस्तों बाहर ना आए, क्योंकि एकदम से वो बाहर आएगा ना तो पेरिनियल टीयर भी कोज कर सकता है, एकदम से बाहर आएगा, स्ट्रेचिंग करेगा और एकदम से वो क्या करेगा, हम कंट्रोल क्या करवाते हैं, बर्थ करवाते हैं कि बच्चे का जो हेड है वो आराम आराम से क्या है, कंट्रोल तरीके से क्या है बाहर आए। तो इसलिए अगर आप पुशिंग के दौरान ही पेंट कर रहे हो, मतलब मान लो जब जोर लगा रहे हो, पुश लगा रहे हो, तो पुश के साथ पेंट हो ही नहीं पाएगा। आपको तो क्या करना है, रोकना है। आप कोशिश कर रही है मदर की जो बेबी का जो हेड है ना वो बाहर एकदम से नहीं आए। इसलिए दोस्तों पेंट तो किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, व्हाइल रेसिस्टिंग। इसका रीजन ही क्या था, मैंने आपको जब पेंटिंग बताया उसका रीजन क्या था, क्राउनिंग के दौरान। क्यों करते हैं, ताकि बच्चा एकदम से बाहर नहीं आए। तो भाई क्या करेंगे, जब बियरिंग डाउन जो वो कर रही है उसको रोकने की कोशिश करती है वो,
ठीक है, रेसिस्ट करने की कोशिश करती है कि एकदम से जो प्रेशर जो नीचे की तरफ लग रहा है ना वो एकदम से नहीं लगे, कि फीटस का हेड एकदम से बाहर आए और एकदम से पेरिनियम को क्या कर दे दोस्तों, टीयर कर दे। तो उसे रोकने के लिए मदर आराम आराम से बेबी को बाहर निकालने के लिए क्या करती है दोस्तों, पैंट एक्सरसाइज करती है, पैंट ब्रीथिंग टेक्निक का क्या करती है दोस्तों, यूज करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पैंट उस दौरान करती है जब वो रोकने की कोशिश करती है, किसको, बियरिंग डाउन को, भाई एकदम से बेबी को बाहर आने से, नीचे एकदम से प्रेशर लगे बेबी बाहर नहीं आए, इसलिए क्या करवाती है वो पैंट करवाती है। न कि पुश करके नहीं किया जाता है। ये कब करके किया जाता है दोस्तों, ये रेसिस्ट करके किया जाता है, रोकने की कोशिश करती है, वो ब्लोविंग करती है, मतलब डीप ब्रीथ करके और फिर धीरे धीरे श्वास को क्या निकालती है, बाहर निकालती है। तो उसे हम किस नाम जानते हैं, पेंटिंग के नाम जानते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, प्रीवियस जो क्लासेस में मैंने आपको पेंटिंग बता रखा है कैसे करते हैं, तो वहां पे आप देख लेना। नेक्स्ट दूसरा क्या है, तो ये गलत हो गया, सही आंसर भी आ गया। फिर भी देख लेते हैं, ब्रीथ विद हर माउथ क्लोज, ठीक है, कि भाई माउथ को क्लोज कर लो और ब्रीथ कर लो। तो दोस्तों ये चीज क्या होती है, ये तो वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए इस कंडीशन के दौरान। और दूसरी बात दोस्तों, पेंटिंग जो टेक्निक है, ब्लोविंग टेक्निक है, उसमें तो माउथ को क्या रखा जाता है, ओपन रखा जाता है, उसके द्वारा जो रेस्पिरेशन वो लिया जाता है, ठीक है, और बाहर निकाला जाता है। तो ब्लोविंग से तो हम बाहर निकालते हैं, तो इस दौरान ये टेक्निक की ही नहीं जा सकती है, माउथ क्लोज करके पेंटिंग कैन नॉट बी डन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, होल्ड हर ब्रीथ व्हाइल बियरिंग डाउन, कि भाई जैसे भी बियरिंग डाउन हो ना, अपनी सांस को रोक लो। तो सांस को रोकना सेफ प्रैक्टिस नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए कि आपको ब्रीथ रोकने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उस दौरान ब्रीथिंग करोगे आप, लेकिन ब्रीथिंग में क्या करोगे दोस्तों, जब आप ब्रीथ डाउन करो तो कोशिश करोगे रेसिस्ट करो, डीप रेस्पिरेशन लेके और मुंह के द्वारा धीरे धीरे क्या निकालते हो, सांस को बाहर निकालते हो, तो पेंटिंग कहलाती है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ब्रीथ को होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ब्लोइंग करते हो आप, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हो। तो ये पेंट कब किया जाता है, व्हाइल रेसिस्टिंग द अर्ज टू बियर डाउन, जब बियरिंग डाउन को रेसिस्ट करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, पेंट टेक्निक यूज की जाती है। तो लिखो क्राउनिंग के दौरान कंट्रोल्ड बर्थ के लिए, कंट्रोल्ड बर्थ मतलब एकदम से नहीं हेड की डिलीवरी हो जाए, कंट्रोल्ड बर्थ के लिए बियर डाउन को रेसिस्ट करते हुए पेंट ब्रीथिंग की जाती है, मैंने आपको बहुत सारी ब्रीथिंग टेक्निक बता रखी है, पेल्विक रॉक बता रखी है, पैटर्न बेस्ड ब्रीथिंग बता रखी है, ब्लोइंग बता रखी है, पेंटिंग बता रखी है, ठीक है, डीप ब्रीथिंग बता रखी है। तो सारे एक जगह लिख लो, आप एक जगह सारे लिख लेना एक बार। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारे सामने कि एक क्लाइंट टेल्स ए नर्स दैट शी डज नॉट वांट एन एपिजियोटोमी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब अजीब क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि इसमें क्या आंसर है। देखो इसको, एक क्लाइंट टेल्स ए नर्स, कई बार मुझे खुद को ऐसा लगा कि पता नहीं सही भी है नहीं है ये, दैट शी डज नॉट वांट एन एपिजियोटोमी। एक क्लाइंट कहते हैं कि मैं एपिजियोटोमी नहीं करवाना चाहती। वैसे भी एपिजियोटोमी जो होता है ना दोस्तों, वो ध्यान रखना वो इलेक्टिव होता है, मतलब ऐसे नहीं कि आप हर केस के अंदर ही प्राइमरी ग्रेविड आगे सबके अंदर ही करने लग जाओ। तो सबके अंदर एपिजियोटोमी नहीं की जानी चाहिए, जिसके अंदर जरूरत लगे ना उसी के अंदर ही हम क्या करवाएंगे, एपिजियोटोमी करवाएंगे। अब यहाँ पर क्लाइंट खुद कह रहा है कि भाई मुझे एपिजियोटोमी की जरूरत नहीं है एंड वुड रेदर टीयर नेचुरली, मेरा नेचुरली जो टीयर होगा ना वो मैं देख लूंगी, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। What information should be offered regarding each birthing method, मतलब भाई इसके बारे में क्या बताना चाहिए, इस मेथड के बारे में नर्स को क्या बताना चाहिए। देखो पहला कि लैसिरेशंस आर मोर पेनफुल देन एन एपिजियोटोमी, कि लैसिरेशंस जो होते हैं वो ज्यादा पेनफुल होते हैं एपिजियोटोमी, तो गलत बात है दोस्तों। एपिजियोटोमी जो होती है ना, लैसिरेशंस एकदम से होता है ना, तो ज्यादा पेन कोज नहीं करता है। एपिजियोटोमी के अंदर अपन क्या करते हैं कि भाई पहले अपने को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो उस दौरान भी पेन होता है, फिर कटिंग के दौरान लोकल एनेस्थीसिया से पूरा पेन दूर नहीं होता है, तो वो भी पेन करवा सकता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड एपिजियोटोमी कोजेज लेस पोस्टीरियर ट्रॉमा देन लैसिरेशन, कि जो एपिजियोटोमी है दोस्तों वो लेस पोस्टीरियर ट्रॉमा करवाता है, किससे, लैसिरेशन से। तो ये यहाँ पर यही समझाना चाह रहा है कि भाई जो लैसिरेशन है ना वो डीप नहीं है, लैसिरेशन से टीयर नहीं है, ठीक है, टीयर का मतलब पूरा हो जाना और लैसिरेशन मतलब कम होना। तो ये कह रहा है कि उसकी तुलना में अगर देखा तो एपिजियोटोमी में क्या लगाया जाता है दोस्तों, ज्यादा बड़ा कट लगाया जाता है एज कंपेयर टू लैसिरेशन। तो ये कह रहा है कि एपिजियोटोमी जो है दोस्तों वो लेस पोस्टीरियर ट्रॉमा करता है लैसिरेशन से। ये और मोस्ट भी ये कहना चाह रही है कि नहीं ये उल्टा है, कि लैसिरेशंस के अंदर जो होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू एपिजियोटोमी। तो ये भी उन्होंने इस हिसाब से गलत कर दिया। एंड एपिजियोटोमी इज प्रेफर्ड ओवर लैसिरेशंस अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि भाई एपिजियोटोमी को प्रेफर्ड किया जाता है लैसिरेशन की तुलना में। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये कह रखा है कि भाई एपिजियोटोमी हमेशा नहीं चुना जाता,
ठीक है, कि हर डिलीवरी में कोई भी डिलीवरी आप एपिजियोटोमी चुन रहे हो, तो ऐसा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई एपिजियोटोमी कुछ केसेस के अंदर ही क्या किया जाता है, सम केस के अंदर ही हम प्रेफर करते हैं, सम में नहीं किया जाता है कि भाई सबके अंदर ही आप क्या करोगे, एपिजियोटोमी करवाओगे। तो अगर स्मॉल लेसिरेशंस बनते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होते। ठीक है, अब इसका राइट आंसर जो है वो भी अजीब है, वो क्या है दोस्तों, वो है कि लेसिरेशन जो होते हैं वो आर इजियर टू रिपेयर देन एपिजियोटोमी। अब वहां पर ये क्या समझा रही है नर्स, उसको नर्स ये समझा रही है कि देखो ये है ना, रिपेयर तो जल्दी हो जाते हैं, लेसिरेशन से अगर मान लो कट लगाना तो रिपेयर तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके ब्रेक होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। एपिजियोटोमी के अंदर हम क्या करते हैं, सूचरिंग करते हैं। सूचर करने के कारण क्या होता है कि एक बार अगर सूचर कर दिया तो वो आगे क्या नहीं करवाता, टीयर कोज नहीं करवाता। जबकि लेसिरेशन में अगर छोटा भी लेसिरेशन बन गया ना दोस्तों, तो ये तो सही है कि वो रिपेयर तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन रिपेयर के साथ में आगे फ्यूचर के अंदर उसके जो टीयर होने के चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर दिया है उन्होंने, वो लेसिरेशंस आर इजीली टू रिपेयर देन एपिजियोटोमी। वैसे मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत लगा, इसके कई ऑप्शन से मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूं, लेकिन मुझे आपको समझाना जरूरी था तो मैंने आपको ये बता दिया। तो लेसिरेशन जो है दोस्तों क्या है, जल्दी रिपेयर हो जाते हैं एपिजियोटोमी की तुलना में, बट उनका फ्यूचर से नहीं होता है, रिपेयर होकर वापस से वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, उनका टीयर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सेकंड। बस लिख लो, बस ये की लाइन लिख लो, लेसिरेशन से देखो, लेसिरेशन एपिजियोटोमी की तुलना में, एपिजियोटोमी की तुलना में, एपिजियोटोमी की तुलना में रिपेयर तो जल्दी हो जाते हैं, रिपेयर तो जल्दी हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, बट हो जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वो, लेकिन फ्यूचर में वो, लेकिन फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में वो टीयर करवा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो टीयर करवा सकते हैं, टीयर करवा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पे मत याद रखना, इसको कोई काम का भी नहीं है, अजीब सा क्वेश्चन वैसे। और बात है एपिजियोटोमी की, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एपिजियोटोमी बताया नहीं आपने सबसे मेन चीज, तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, एपिजियोटोमी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। एक क्लाइंट हु हैड ए पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, बहुत, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया आज का, पोस्टपार्टम जो हेमरेज है वो, उसको पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है, एक क्लाइंट क्या हुआ है, पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है, एंड टू रिसीव 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल। और उसने क्या किया दोस्तों, 1 यूनिट जो पैक्ड रेड ब्लड सेल है ना दोस्तों, वो उसको उसने क्या किया, रिसीव किया है। ठीक है, हैड ए पोस्टपार्टम हेमरेज इज टू रिसीव 1 यूनिट ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल। तो उसको रिसीव करना है क्या, 1 यूनिट पैक्ड रेड ब्लड सेल, आरबीसी क्या करनी है, उसको हम चढ़ा रहे हैं। ठीक, ब्लड दे रहे हैं, उसमें आरबीसी दे रहे हैं उसको, मेनली होल ब्लड नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल दे रहे हैं। The nurse manager observes a staff nurse administrating the packed red blood cell without wearing glove। ठीक है, तो जो नर्स, जो मैनेजर है, जो आपका वार्ड इंचार्ज है, उसने ये देखा कि स्टाफ है ना दोस्तों, वो बिना ग्लव्स पहने क्या करवा रहा है, बिना ग्लव्स पहने ही वो जो आरबीसी है वो क्या कर रहा है दोस्तों, एडमिनिस्टर कर रहा है उस पेशेंट के अंदर। तो व्हाट डज द नर्स मैनेजर कंक्लूड, तो नर्स को क्या कंक्लूड करना चाहिए, जो मैनेजर नर्स को, कि भाई ग्लव्स के बिना ही चलने दो काम, या ग्लव जरूरी है, बस वही बताना है। तो यार ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, सिंपल सी बात है भाई, ग्लव्स पहन नहीं है, क्यों, क्योंकि बॉडी फ्लूइड है, ब्लड भी, और वो अगर आप बिना ग्लव्स के पहनोगे तो वो आपको क्या कर सकता है, कंटेमिनेटेड कर सकता है किसी भी प्रकार से। तो क्लाइंट डज नॉट हैव एन इन्फेक्शन, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लाइंट इन्फेक्शन होता है या नहीं होता। कई जो इन्फेक्शन होते हैं वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली हो सकते हैं, सो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारी जो जांचें वो नहीं की जा सकती, हर इन्फेक्शन नहीं देखा जाता है। क्रॉस मैचिंग के दौरान भी मेन जो वायरल मार्कर है वही हम देखते हैं। डोनर ब्लड इज फ्री ऑफ ब्लड बोर्न पैथोजन, जो डोनर ब्लड है वो ब्लड बोर्न पैथोजन से क्या होता है, फ्री होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई हर इन्फेक्शन नहीं शो कर सकता है वो, ठीक है, मेन उसके अंदर क्रॉस मैचिंग करवा देते हैं। ठीक है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, साथ में जो मेन हेपेटाइटिस बी है वो देख लेंगे, एचआईवी देख लेंगे, एससीवी देख लेंगे, लेकिन हर एक इन्फेक्शन को वो नहीं देखा जाता है उसमें, तो जरूरी नहीं है कि वो फ्री हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है कि नर्स शुड हैव वोर्न ग्लव्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। बस सिंपल से आंसर, भाई ग्लव्स को पहनना चाहिए, सीधी सी बात ये है। नर्स वाज स्किल्ड इनफ टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू द ब्लड, भाई कोई जरूरत नहीं है, नर्स बहुत स्किलफुल है, वो खुद रोक लेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता बिना ग्लव्स के कोई वो जादू नहीं कर देगी कि वो रोक लेगी, हाथ को ऐसे किया रुक जाएगा। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, आपका गलत आंसर हो गया। तो बस सिंपल से एक लाइन लिख लो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कुछ भी आ सकता है, कोई भी हो या कोई भी प्रोसीजर हो यार, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान नर्स का ग्लव्स पहनना कंपलसरी होता है। लिख लो, ग्लव्स, नर्स का ग्लव्स पहनना कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब आपको मैं पीपीएच समझा देता हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट किसकी है दोस्तों, पोस्टपार्टम हेमरेज की है, और मुझे तो बस वो चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर आप बिना बात पीपीएच बता रहे हो, आपके काम का ये तभी मैं बता रहा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं 10 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई सिलेबस को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको कितनी चीजें एक साथ करवा दी, कई सारी जांचें करवा दी हैं, कई सारी जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, एंटीनेटल केयर बताया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने बात की। इसके बाद में दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर हमने अबॉर्शन पढ़ा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ी हमने, प्री टर्म लेबर पढ़ा, एक बार प्रोलॉन्ग्ड लेबर पढ़ा। तो लगभग आपका सिलेबस होता जा रहा है ना, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब देखो पीपीएच हो जाएगा, इसके बाद अलावा हमने लेबर की कितनी सारी चीजें पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं पीपीएच का। पहला अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ का ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग उसने क्लासिफिकेशन बनाया है। वो कह रहा है कि अगर वेजाइनल डिलीवरी हो और ब्लड लॉस दोस्तों 500 ml या इससे ज्यादा हो, ध्यान रखना 500 ml भी इंक्लूडेड है, ठीक है, 500 ml भी है और उससे ज्यादा भी है, ठीक है। सिजेरियन के अंदर दोस्तों 1000 ml या उससे ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है दोस्तों, तो वो पीपीएच पोस्ट पार्टम, पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लेबर के बाद में, और हेमरेज का मतलब ब्लीडिंग, ठीक है। सिजेरियन के साथ में स्टेक्टोमी भी अगर हो रही है दोस्तों, तो यहां पर 1500 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 ml हो जाएगा। तो तीन हो गए यहाँ पे, 500 ml, 1000 ml या 1500 ml और उससे ज्यादा। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, पीपीएच कहलाएगा। तो पीपीएच की क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या कहता है कि अगर वेजाइनल डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस 500 ml से ज्यादा हो, सिजेरियन के दौरान 1000 ml से ज्यादा हो, और अगर सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी है दोस्तों उस दौरान 1500 ml से क्या हो, ज्यादा हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। लेकिन अमेरिकन जो कॉलेज है ऑब्स्टेट्रिक्स की दोस्तों, वो ये नहीं कहती, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की जो अमेरिकन कॉलेज है वो इस चीज को नहीं कहती। एसीओजी अलग कहती है, वो कहती है कि कम से कम 1000 ml ब्लड लॉस हो और उससे या उससे ज्यादा लॉस हो, तो ही वो क्या कहलाएगा दोस्तों, पीपीएच कहलाएगा। लेकिन इस चीज को याद मत रखना, क्योंकि नर्सिंग के अंदर अगर आपने ये याद रख लिया ना तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू एसीओजी क्या है प्रोटोकॉल, तब अलग बात है। लेकिन जब तक क्वेश्चन सीधा आएगा तो आप कहते हैं ना सर मेरा 1000 ml भी सही है, एसीओजी के अकॉर्डिंग होता है, तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ अच्छे से, बड़े भाई होने के नाते आपका सबका, कि 1000 ml या उससे ज्यादा है तो वो एसीओजी के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि हाँ ये संस्था ने ऐसा कहा है। अगर एकदम में क्वेश्चन आएगा कि पीपीएच है, डब्ल्यूएचओ को हम क्या देंगे दोस्तों, प्रेफरेंस देंगे। लेकिन एसीओजी को मैं लाया क्यों यहाँ पे, अब आप ये भी सोच सकते थे कि सर क्यों लाए हो फिर जब याद ही नहीं करना, क्योंकि इसका दूसरा जो बात बताई ना इसने दोस्तों, ये बहुत अच्छी बताई है। ये क्या बताया इसने, कि चाहे ब्लीडिंग कितनी भी हो, लेकिन साथ में ब्लीडिंग के साथ में दोस्तों अगर साइन सिम्टम्स ऑफ शोक प्रेजेंट हैं, साइन सिम्टम्स ऑफ शोक प्रेजेंट हैं, ऑफ शोक अगर प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन को भी हम पीपीएच कहेंगे। भाई ब्लीडिंग हो गई है, किसी पेशेंट को मान लो कि एनीमिया हो और उसके अंदर ब्लड है ना पहले से 10 है, और थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हुई उसको मान लो 300 ml भी हो गई, तो उसको तो 7 आ गया ना, तो उसके लिए तो क्या हो गया दोस्तों, शोक में जाएगी वो, तो वो भी क्या कहलाएगा दोस्तों, पीपीएच कहलाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला जो टर्म है ना इसको इंक्लूड करने के लिए एसीओजी लेके आया हूं मैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कि भाई ब्लीडिंग अगर कम भी हो ना, इसमें कोई अमाउंट जरूरी नहीं है, वो कह रहा है कि अमाउंट कम हो ब्लीडिंग की, लेकिन साथ में अगर शोक के सिम्टम्स भी अगर प्रेजेंट हो गए तो उसे भी हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, पीपीएच के नाम से जानेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज के नाम से हम उसे जानेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि पीपीएच जरूरी नहीं है कि भाई ब्लड लॉस ही होगा तभी अब आप उसको नाप रहे हो, नहीं अभी तो नहीं हुआ, अभी तो 430 ही हुआ है, अभी 440 हुआ है, 499 हुआ है, अभी तो 1 ml और बच रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी क्या कहलाएगा दोस्तों, वो पीपीएच कहलाएगा। तो ये अच्छी बात कही है इन्होंने, सीधा ऐसा नहीं है कि भाई थ्योरेटिकल रूप से कह दिया कितना ब्लड लॉस होगा और आप नापने बैठ जाओ। तो एसीओजी ने एक अच्छी बात कही है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग कि भाई कैसा पीपीएच है, माइनर है, मेजर है, कैसा पीपीएच है, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, माइनर और मेजर, माइनर और मेजर पीपीएच। माइनर का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि ब्लड लॉस की अमाउंट अगर 1000 ml तक है, 1000 ml या उससे कम है, मतलब 500 ml से तो ज्यादा ही रहेगी, ठीक है, 500 ml या उससे तो ज्यादा ही रहेगी, लेकिन 500 से 1000 ml के बीच में है, तो दोस्तों इसे हम किस नाम से जानेंगे, माइनर के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, माइनर। और अगर 1000 ml से अगर ज्यादा है दोस्तों, तो फिर इसे हम किस नाम से जानेंगे, मेजर के नाम से जानेंगे, मेजर पीपीएच। क्या कहेंगे, मेजर पीपीएच। अब मेजर जो पीपीएच है, माइनर को माइल्ड पीपीएच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइल्ड। और मेजर पीपीएच दो प्रकार का होता है दोस्तों, मॉडरेट और सीवियर। कितना होता है, मॉडरेट और सीवियर दो प्रकार का होता है। मॉडरेट के अंदर जो ब्लड लॉस की अमाउंट है दोस्तों, वो 1000 ml से लगभग 2000 ml के बीच में होती है, और यहाँ पर जो ब्लड लॉस की अमाउंट है दोस्तों, वो 2000 ml से क्या होती है, ज्यादा होती है। 2000 ml से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सीवियर पीपीएच के नाम से इसे
जानते हैं, इसे हम किस नाम जानते हैं, सीवियर पीपीएच के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, देखो हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टाइम या स्टेज, ठीक है, मेन जो क्लासिफिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी जो आप सुनते हो, देखो प्राइमरी पीपीएच किसे कहते हैं और सेकेंडरी जो पीपीएच है दोस्तों वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों बेबी की डिलीवरी से, अगर बेबी की डिलीवरी से, मैं बेबी की डिलीवरी बोल रहा हूं, प्लासेंटा का एक्सपल्सन नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, वहां से लेकर अगर 24 घंटे तक ब्लीडिंग होती है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी पीपीएच के नाम से जानते हैं। और अगर 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों, उसे हम सेकेंडरी पीपीएच के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। लगभग 12 वीक तक ये हो सकती है, ठीक है, वो याद रखने की आपको जरूरत है नहीं, बस इतना ध्यान रख लो कि अगर 24 घंटे तक हो रही है तो प्राइमरी पीपीएच होगा, और अगर 24 घंटे के बाद हो रही है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, सेकेंडरी पीपीएच के नाम से जानेंगे। अब प्राइमरी जो पीपीएच है उसे भी दो भागों में हम बांटते हैं। तो प्राइमरी पीपीएच को हम दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों, थर्ड स्टेज पीपीएच, एक होता है आपका थर्ड स्टेज पीपीएच, और दूसरा जो होता है दोस्तों आपका वो होता है आपका ट्रू पीपीएच, ट्रू पीपीएच पोस्ट, क्योंकि पोस्ट पार्टम हेमरेज है ना ये, तो इसलिए उसने कहा कि भाई ट्रू तो तभी होगा जब क्या हो जाएगा, पूरा प्लासेंटा एक्सपेल हो जाए। यहां पर क्या होगा दोस्तों, थर्ड स्टेज पीपीएच इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज के दौरान प्लासेंटा क्या होता है दोस्तों, एक्सपेल होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि बेबी की डिलीवरी के बाद ही, आफ्टर बेबी डिलीवरी, प्लासेंटा के एक्सपेल्सन से पहले और बेबी की डिलीवरी के बाद ही दोस्तों, बेबी की डिलीवरी के बाद और बिफोर प्लासेंटा का एक्सपेल्सन, बिफोर प्लासेंटल एक्सपेल्सन, प्लासेंटा के बाहर निकलने से पहले ब्लीडिंग हो गई तो थर्ड स्टेज पीपीएच कहलाएगा। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों वो तो क्या हो रहा है, इंट्रापार्टम हेमरेज की तरह काम कर रहा है, इसलिए उसको हमने थर्ड स्टेज कह दिया। लेकिन ये एक्चुअली में पीपीएच है, क्योंकि ये उसके बाद है, प्लासेंटा के एक्सपेल्सन के बाद है, ये इसलिए ट्रू पीपीएच कहलाएगा, प्लासेंटल, आफ्टर प्लासेंटल एक्सपेल्सन। लेकिन 24 घंटे तक ध्यान रखना, वो तो पहले ही आ गया, विद इन 24 आवर तो पहले ही आ गया है, 24 घंटे तक ही होगी, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ट्रू पीपीएच के नाम से हम इसे जानेंगे। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके कुछ कोजेज आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ऐसे नहीं है कि आते नहीं है, आते हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं आते। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है टी फॉर टोन, ठीक है, इसके बाद में आएगा टी फॉर टिश्यू, फिर आएगा टी फॉर ट्रोमा, और फिर एक टी और आएगा दोस्तों, और उसका मतलब आएगा आपका क्या, थ्रोम्बस। एक जो टी आएगा उसका क्या मतलब आएगा, थ्रोम्बस। तो 4 टी आएंगे दोस्तों, एक टोन आया, एक टिश्यू आया, एक ट्रोमा आया, और एक क्या आया दोस्तों, थ्रोम्बस आया। टोन का मतलब दोस्तों कि यूट्राइन टोन कम हो गई, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, अटोनी बोलते हैं, मतलब यूट्रस की मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, अटोनी के नाम से जानते हैं। तो अटोनी भी क्या है, एक इसका कोज है, और क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, टेंशन मत करो। इसके बाद आता है दोस्तों टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है दोस्तों कि भाई जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है उनमें से अगर कुछ रह जाए, चाहे मेम्ब्रेन रह जाए, प्लासेंटा रह जाए, तो रिटेन्ड पार्ट, ठीक है, कोई भी रिटेन्ड पार्ट ऑफ कंसेप्शन हो, चाहे वो प्लासेंटा हो कुछ भी हो, तो रिटेन्ड पार्ट ऑफ कंसेप्शन, कई बार यहाँ पे प्लासेंटा भी लिख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, रिटेन्ड पार्ट ऑफ कंसेप्शन, इसका क्या आएगा आंसर आएगा, तो वो क्या हो गया दोस्तों, टिश्यू हो गया। तीसरा है ट्रोमा। ट्रोमा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डायरेक्टली कोई इंजरी हो जाए, डायरेक्टली क्या हो जाए, इंजरी हो जाए, चाहे वो किससे हो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट से ही हो, किससे हो, इंस्ट्रूमेंट। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो डिलीवरी के दौरान, ठीक है, आप फोर्सेप्स यूज कर रहे हो उससे हो जाए, वैक्यूम यूज कर रहे हो उससे हो जाए, तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर क्या हो रहा है दोस्तों, इंजरी हो रही है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ट्रोमा के नाम से जानेंगे। और थ्रोम्बस का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि फीमेल को पहले से ही, फीमेल को पहले से ही क्या है दोस्तों, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, फीमेल को पहले से क्या है दोस्तों, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अगर फीमेल को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो मान लो कि उसका अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और वो रुके नहीं, थ्रोम्बस नहीं बन पाए, थ्रोम्बस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, थ्रोम्बस नहीं बन पाए, तो अगर थ्रोम्बस नहीं बन पा रहा है ना दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। तो 4 कोज हो गए, 4 टी याद रखने आपको, टोन, टिश्यू, ट्रोमा और चौथा थ्रोम्बस। अब इसके बाद में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आए दोस्तों कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच, डायरेक्टली आए तो क्या कहोगे, अटोनी ऑफ यूट्रस, अटोनी ऑफ यूट्रस, या अटोनिक यूट्रस भी लिखा हो सकता है, अटोनिक यूट्रस, अटोनिक यूट्रस, या डिक्रीज्ड टोन ऑफ यूट्रस, डिक्रीज्ड टोन ऑफ यूट्रस,
डिक्रीज एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगी। तो सब क्या है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ क्या है दोस्तों, पीपीएच है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट कॉमन सेकंड कोज ऑफ पीपीएच। तो सेकंड कोज ऑफ जो पीपीएच है दोस्तों वो आपका क्या आएगा, सेकंड मोस्ट कॉमन जो इसका कोज आएगा दोस्तों वो आपका आएगा इसमें ट्रोमा। क्या आएगा, ट्रोमा आएगा। ट्रोमा इज द सेकंड कोज ऑफ द पीपीएच, सेकंड मोस्ट कॉमन। फर्स्ट क्या आया, अटोनी ऑफ यूट्रस, सेकंड क्या है दोस्तों, ट्रोमा। ट्रोमा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पीपीएच। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों इसके अंदर वो आता है आपका मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। तो सेम आंसर आएगा अटोनिक यूट्रस। क्या आएगा दोस्तों, अटोनिक यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द प्राइमरी पीपीएच। अभी एक क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है, जब एग्जाम में आएगा ना कंफ्यूज हो जाओगे, अटोनिक कहां था, ट्रोमा कहां था, रिटेन्ड पार्ट ऑफ द प्लासेंटा कहां था। चलो नेक्स्ट देखो, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच। अब यहां पर क्या आएगा दोस्तों, वो रिटेन्ड पार्ट ऑफ प्लासेंटा। क्या आएगा, रिटेन्ड पार्ट ऑफ कंसेप्शन या प्लासेंटा, कुछ भी आ सकता है, पार्ट ऑफ कंसेप्शन या फिर प्लासेंटा भी लिखा हुआ आ सकता है। कितने क्वेश्चन बन गए देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, मदर की जो डेथ होती है दोस्तों उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के जस्ट बाद में, तो उसका आएगा दोस्तों हेमरेज। अब इसमें दोनों हेमरेज या तीनों हेमरेज इंक्लूड हैं, वो एपीएच भी हो सकता है, इंट्रापार्टम हेमरेज भी हो सकता है और पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। तो हेमरेज जो है वो मोस्ट कॉमन कोज है। और क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ शॉक आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद शॉक का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो इसका आंसर आएगा पीपीएच। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, पीपीएच इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ शॉक आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद मोस्ट कॉमन कोज है। अब रिस्क फैक्टर, मैंने आपको पहले एक रिस्क फैक्टर बताया हुआ दोस्तों, अगर किसी भी फीमेल के अंदर पहले से अगर ब्लड की कमी है तो साइन सिम्टम जल्दी आएंगे। वो हमने एसीओजी का क्लासिफिकेशन देखा था ना, तो ब्लड लेवल का मतलब यहाँ पर अगर फीमेल को दोस्तों एनीमिया है ना सॉरी एनीमिया है तो उसके अंदर जल्दी होगा। पारिटी मल्टी पारिटी, भाई जो फीमेल यंग एज है, यूट्रस जो है दोस्तों, आपके मसल्स हैं उनके अंदर पावर कब रहती है, जब आप यंग रहते हो और कॉन्ट्रैक्शन बार बार मान लो लेबर हो रहा है, यूट्रस थक जाता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर करके, तो उसकी टोन जो होती है ना वो पारिटी में क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो जितनी ज्यादा पारिटी रहेगी उतनी टोन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मल्टी पारिटी आएगा इसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा मत कर देना। इसके अलावा डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ज्यादा जितना मसल्स खिंच जाएंगे ना दोस्तों, खिंचने के कारण उनकी टोन की एबिलिटी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन जिस जिस कंडीशन में पाया जाता है सब में, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर 2 बेबी हो गए तो यूट्रस की जो एबिलिटी है ना वो क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, टोन क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, पॉलीहाइड्रोएमनियोज के कारण भी ये हो सकता है। या फिर बिग बेबी, अगर बेबी की साइज क्या है दोस्तों, ज्यादा है, बिग बेबी है। ठीक है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप 3 लिख लो, यूट्राइन फिब्रोइड है, ये सब चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन उनको आप छोड़ो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मैटरनल एज। तो 40 साल से ज्यादा की जो मदर होती है, 40 साल से ज्यादा की जो मदर होती है ना, उनके अंदर मसल्स की टोन क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, तो 40 से ज्यादा वाली जो मदर है उनके अंदर भी हो सकता है। लेबर, कौन से लेबर दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। जिस भी फीमेल को अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हुआ है तो उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, ज्यादा चांसेस। क्यों, काफी देर तक लेबर चला तो मसल्स की जो एबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्शन करते करते मसल्स क्या हो गई दोस्तों, टायर्ड हो गई, थक गई, टोन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ओब्स्ट्रक्टेड लेबर, सेम प्रोलॉन्ग्ड लेबर वाली ही मैकेनिज्म यहाँ भी काम करेगी अगर ओब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा तो भी। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट लेबर या फिर इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर। अगर लेबर दोस्तों फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है वो आगे हम और बात करेंगे, 3 घंटे से भी क्या हो, कम हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर के नाम से जानते हैं। शॉर्ट लेबर तो जल्दी से लेबर हो जाता है दोस्तों, तो उस दौरान मसल्स को इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही तरह से कर पाए, तो ये भी इसका क्या होता है, कारण होता है। तो तीनों लेबर है, चाहे प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो या फिर ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हमने ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन दे दी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो गई, कॉन्ट्रैक्शन के कारण मसल्स टायर्ड हो गई, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन कर नहीं पा रही है, तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसके कारण भी हो सकता है। तो चारों लेबर क्या है, इसके रिस्क फैक्टर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, नर्स के लिए। आपके पास कोई भी फीमेल आई है, आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो, फीमेल का जो ब्लड लॉस है वो 1000 ml से ज्यादा हो गया है, आपको एक कैनुला चुनना है, कौन से नंबर के कैनुला आप चुनोगे, तो दोस्तों कौन से नंबर कैनुला चुनोगे आप, कैनुला नंबर 14, 14 नंबर का आप इसमें क्या लगाओगे दोस्तों, कैनुला लगाओगे, ध्यान रखना। इसके अलावा क्या करोगे, उसका सैंपल लोगे, क्या लोगे, उसके ब्लड सैंपल्स। अब एक नर्स से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है, ब्लड सैंपल लोगे। इसके बाद RH इनकम्पेटिबिलिटी और ब्लड ग्रुपिंग करवाओगे, उसकी ब्लड ग्रुपिंग
प्लस RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसके अलावा ब्लड को क्या करोगे, अरेंज करोगे, ब्लड क्या करोगे दोस्तों, अरेंज करोगे। इसके अलावा उस फीमेल के अंदर IV फ्लूइड दोगे तो कौन से फ्लूइड दोगे, क्रिस्टेलॉइड। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड का लॉस हुआ है, बीपी डाउन जा रहा है, बीपी को सही करना है, RL या NS में से देंगे। लगभग कितनी अमाउंट देते हैं, लगभग 1000 ml देते हैं, 1000 ml। 100 लिख दिया मैंने, 1000 ml। इसके अलावा दोस्तों फोलेज कैथेटराइजेशन भी करते हैं। हमें इनटेक और आउटपुट जो जानना है ना वो बहुत जरूरी है। और उसकी उस दौरान ऐसे तो है नहीं कि फीमेल वैसे भी यूरिन पास कर सकती है क्योंकि वो शोक में जा सकती है, तो हम फोलेज कैथेटराइजेशन करेंगे। एक तो यूरिन पास नहीं करे, एक हमारे इनटेक आउटपुट जो चार्टिंग है दोस्तों वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली हो कि कितनी मात्रा में ले रही है, कितनी मात्रा में ये आउटपुट हो रहा है। इनटेक आउटपुट बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस दौरान। चलो इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ सकते, जितना मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एग्जाम में पूछा जाए उतना पढ़ सकते हो। तो दोस्तों हम ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, अकॉर्डिंग टू WHO। और दूसरी संस्थाएं, कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती है दोस्तों कार्बोप्रोस्ट को मानती है ड्रग ऑफ चॉइस, ये भी ध्यान रखना, लेकिन WHO इसे मानता है। लगभग हम 20 इंटरनेशनल WHO लेते हैं, इसको सॉरी WHO लेते हैं, ऑक्सीटोसिन लेते हैं, इसको हम IM लगाएंगे या फिर IV किसके अंदर देंगे, 500 ml RL के अंदर इसको दे देते हैं, या NS में भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी यूज कर सकते हैं इनके बारे में लिख लो, तो अलग जो यूज कर सकते हो आप, तो मिथार्जिन यूज कर सकते हो। मिथार्जिन लगभग 0.2 mg IM दिया जाता है मिथार्जिन, ठीक है। या फिर सिंटोमेट्रिन, सिंटोमेट्रिन में क्या यूज करते हैं भाई, दोनों यूज करते हैं, इसके अंदर दोनों आते हैं। क्या क्या आते हैं, ऑक्सीटोसिन आता है 5 यूनिट और 0.5 mg क्या आता है, एर्गोमेट्रिन, ठीक है। 5 ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन आता है, 0.5 mg एर्गोमेट्रिन आता है, ठीक है। मिथार्जिन यूज कर सकते हैं, लगभग 0.2 mg IM दिया जाता है, ये भी IM दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम कार्बोप्रोस्ट भी यूज कर सकते हैं, कार्बोप्रोस्ट यूज कर सकते हैं, मीजोप्रोस्टोल यूज कर सकते हैं, मीजोप्रोस्टोल है ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं दोस्तों ये यूज की जाती हैं ताकि यूट्राइन थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े से ज्यादा हो, है ना। कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो क्या होगी, ब्लीडिंग रुकेगी। ब्लीडिंग को रोकने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि जो मायोमेट्रियम जो लेयर होती है ना, मायोमेट्रियम लेयर, उसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो इस प्रकार से होते हैं, इस मैनर में होते हैं। इन्हें हम लिविंग लाइगेचर के नाम से भी जानते हैं, फिगर ऑफ 8 भी बोलते हैं इन्हें हम, लिविंग लाइगेचर या फिगर ऑफ 8 बोलते हैं। 8 का फिगर है ना, 8 बन गया ना, देखो ऐसे, ये देखो ये ऐसे 8 बन गया यहाँ पे। तो इनमें से क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्रॉस होती है छोटी छोटी, तो ये ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये उन ब्लड वेसल्स को क्या कर देती है दोस्तों, बांध देती हैं, ऐसे बंद कर देती है, तो ब्लीडिंग उससे क्या होती है, रुकती है, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, तो इसलिए हम ये सब चीजें देते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके बाद मैकेनिकल मेथड में क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एक तो हम यूज करते हैं यूटेराइन मसाज, यूटेराइन मसाज यूज करते हैं, क्योंकि मसाज करने से यूट्रस क्या हो जाता है दोस्तों, फिर्म हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड का मतलब उसके अंदर टोन आ गई, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गई है, टोन आ गई है, टोन आ गई तो कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाएंगे। इसलिए यूटेराइन मसाज भी हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। दूसरा मेथड कौन सा यूज करते हैं हम, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो मसाज के अलावा, तो दूसरा आप यूज कर सकते हो इसके अंदर बाई मैनुअल कंप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाई मैनुअल कंप्रेशन मतलब क्या है दोस्तों, कि बस ग्लव्स पहनो, फिस्ट बनाओ और अंदर हाथ डालो, और यूट्रस के अंदर क्या होगा कि भाई प्रेशर पड़ेगा, जैसे इधर से ब्लीडिंग हो रही है, जहां पर हाथ का प्रेशर पड़ेगा दोस्तों उस जगह पे क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स क्या होगी, प्रेस होगी, कंप्रेस होगी, तो उसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, बाई मैनुअल कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों आपका यूज ऑफ बैकरी बैलून। अगर आपके पास बैकरी बैलून है तो अच्छी बात है, बैकरी बैलून नहीं है तो आप कॉन्डम कैथेटर का यूज भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं आती तो अगर आपको मान लो तीसरा पूछते तो सेंग्सटेकन जो ब्लैक मोल्ड जो ट्यूब है, सेंग्सटेकन ब्लैक मोल्ड जो ट्यूब है दोस्तों, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, इसके बारे में अभी बात करते हैं। ये देखो, एक सेकेंड रुकना, इमेज को थोड़ा सा दिखाने के लिए लाइट को करता हूं बंद। ये इमेज आपको दिख रही होगी। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, देखो ये वाली इमेज है, अगर आपको दिख रही होगी शायद अच्छे से, देखो एक बार मैं वैसे समझा देता हूँ। ये है मान लो यूट्रस, और यहां से हो रही है ब्लड वेसल्स ओपन, और यहां से क्या कर रही है, ब्लड वेसल्स ओपन होकर ब्लीडिंग कर रही है, यहां से ब्लीडिंग कर रही है, यहां से ब्लीडिंग कर रही है, यहां से ब्लीडिंग कर रही है। अब यहां से आ रहा है ब्लड। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों कि मैं इसके अंदर एक बैलून डालूंगा,
अब बैलून फूला हुआ तो डाल नहीं सकते, तो डिफ्लेटेड बैलून डालेंगे हम इसमें। क्या डालेंगे? डिफ्लेटेड बैलून। समझो इसको, पहले फिर समझाऊंगा बेकरी बैलून क्या है। अब ये बैलून फूला हुआ नहीं है, अब डिफ्लेटेड है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बैलून के अंदर हम डालेंगे NS। ठीक है, इस बैलून के अंदर हम क्या डालेंगे? NS डालेंगे। क्या डालेंगे? NS डालेंगे, नॉर्मल सलाइन डालेंगे। नॉर्मल सलाइन से हम इसको फुलाएंगे लगभग 350 ml से मैक्सिमम 500 ml, नॉट मोर देन 500 ml, अदरवाइज इट कैन टीयर इट या ब्रेक इट। ठीक है, इसको तोड़ सकती है, ये बैलून फट जाएगा। तो दोस्तों 300 से 500 ml इसमें हमने वार्म, थोड़ा सा वार्म करके डालते हैं। क्या डालते हैं? वार्म करके क्या डालते हैं? नॉर्मल सलाइन डालते हैं। अब दूसरी कंडीशन, अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, हमने नॉर्मल सलाइन डालना क्या किया? स्टार्ट किया। मैंने इसके अंदर नॉर्मल सलाइन डाला, नॉर्मल सलाइन यहाँ पे पहुंचा। अब नॉर्मल सलाइन धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, इस बैलून को फुलाएगा। अब जब ये बैलून फूलेगा तो क्या होगा, देखो यहां से हो रही थी ब्लीडिंग, यहां से ब्लीडिंग, यहां से ब्लीडिंग, यहां से ब्लीडिंग हो रही है। अब नॉर्मल सलाइन क्या करेगा? इस बैलून को इन्फ्लेट करवाएगा। अब ये जब इसको ये इन्फ्लेट करवाएगा तो ये बैलून यहां तक पहुंच जाएगा इन्फ्लेट होके। अब जब ये यहां तक पहुंचेगा दोस्तों, उस कारण ये इसको क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, यहाँ पर प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा दोस्तों तो यहाँ पर ये ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ये ब्लीडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? रुक जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ये मैकेनिज्म काम करती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ये बैलून जो आता है, इसके अंदर यहां से हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ट्यूब आती है, उसे डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके हम क्या डाल सकते हैं दोस्तों? नॉर्मल सलाइन डाल सकते हैं। 300 से 500 में नॉर्मल सलाइन डालेंगे और इसको क्या करेंगे? फुलाएंगे, इन्फ्लेट करेंगे, और उसके बाद ये यूट्रस को क्या कर लेगा? चारों तरफ से कवर कर लेगा, ताकि जो ब्लड वेसल्स ओपन है वो क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। तो इस प्रकार से ब्लीडिंग रोक सकते हैं। अगर आपके पास ये है नहीं तो कॉन्डम कैथेटर है, उसका हम यूज करके भी करना पड़ेगा, या फिर एक ट्यूब आती है वो भी, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो सैंक्स टेकन जो ब्लैक मोर ट्यूब है उसका भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रख लेना कि बेकरी बैलून का यूज कहाँ करते हैं। क्वेश्चन सीधा सा ये आएगा कि बेकरी बैलून कहाँ यूज किया जाता है। चलो इसको भी नीचे ले चलते हैं, ये फोटो मिलेगी नहीं तो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट PPH में ही। चलो यहाँ रख देता हूँ, यहाँ तो मिल ही जाएगी। कार्बोप्रोस्ट लगभग 250 दिया जाता है ना, इसकी डोज होती है। बाई मैनुअल कंप्रेशन हो गया, बेकरी बैलून ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब आपने भाई कोशिश कर ली लेकिन ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही। अब ब्लीडिंग नहीं रुक रही दोस्तों, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? सर्जरी की तरफ जाएंगे। अब शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, टाइम होता तो बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता, मैं जो वीडियो कोर्स उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम में बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कौन सी सूचरिंग टेक्निक यूज करते हैं? तो इसके अंदर हम बी लिंच टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी करते हैं? बी लिंच टेक्निक। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि बी लिंच टेक्निक इज यूज्ड इन, या फिर क्वेश्चन आएगा कि PPH के अंदर कौन सी सूचरिंग करते हैं, या फिर इमेज देगा। तो तीनों चीज करवा देता हूँ, ये बता दिया, बी लिंच बता दिया, और एक इमेज दिखा देता हूँ। बस इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि भाई वो कोई और ज्यादा कोई खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा। तो तीसरा जो है दोस्तों, वो आपको ये इमेज दे देगा और इसके अंदर पूछेगा कि भाई ये कौन से प्रकार की सूचरिंग हो रही है। तो दोस्तों ये जो सूचरिंग है ये एंटीरियर से पोस्टीरियर तक चलती है। यूट्रस पे आगे से लेकर और पीछे तक क्या कर देते हैं दोस्तों, हम सूचर कर देते हैं। एंटीरियर से लेकर और पोस्टीरियर तक सूचर करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये बी लिंच कहलाता है। क्या कहलाता है? बी लिंच सूचरिंग कहलाता है। बस इतना पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। इस प्रकार से सूचर करके हम कोशिश करते हैं ब्लीडिंग को रोकने की। तो ये इमेज दिखा दे, इसमें आपको इस प्रकार से दिखा रखा होगा, इधर से सूचर निकाल रखा है, फिर पीछे की साइड से लेके फिर उधर से सूचर निकाल दिया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बी लिंच सूचरिंग के नाम से जानते हैं। तो बस क्वेश्चन आएगा, इन 3 क्वेश्चनों के अलावा इसमें कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, और तीनों मैंने आपको बता दिए। इमेज दिखा के पूछ सकता है कि किसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये इमेज दिखा के पूछ सकता है कि कौन सी सूचरिंग हो रही है ये, और बिना इमेज दिखाए पूछ सकता है कि बी लिंच किसमें यूज किया जा सकता है, या डायरेक्टली पूछ सकता है कि PPH में कौन सी सूचरिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सर्जरी। अब भाई इससे भी नहीं रुक रहा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हमको करना पड़ेगा भाई ब्लड सप्लाई को थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा। और ब्लड सप्लाई को रोकना क्या कहलाता है दोस्तों? डी वैस्कुलराइजेशन कहलाता है, या फिर लाइगेशन ऑफ द आर्टरी करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? लाइगेशन ऑफ आर्टरी करेंगे। मतलब जहां से ब्लड लॉस हो रहा है उसको लाइगेट करेंगे हम, या फिर हम क्या करेंगे? डी वैस्कुलराइजेशन करेंगे, जहां से ब्लड सप्लाई हो रही है उसको रोकेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर किस किस को किया जाता है ये देखो।
क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी आर्टरी को कर सकते हैं आप इसके अंदर, तो यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, और एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उसके जो एंटीरियर डिवीजन है ना, उसको भी क्या कर देते हैं हम, लाइगेट कर देते हैं कि कुछ समय के लिए वो जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो क्या होगी, तभी रुक सकती है, और तो कोई चांस ही नहीं है कि हम ब्लीडिंग को रोक सके। अगर सबसे भी नहीं हो रहा तो फिर लास्ट में हमें स्टेक्टोमी करनी पड़ती है। अगर पेशेंट स्टेबल है ब्लड लॉस होने के बावजूद भी, तो फिर हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ती है। और हिस्टेरेक्टोमी भी हम कौन सी हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, तो सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं हम इसमें। क्या करते हैं, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी, सब टोटल मतलब यूट्रस को तो रिमूव कर देंगे, लेकिन हम सर्विक्स को, वेजाइना को, इनको रिमूव नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, ताकि जो पेशेंट है उसको कोइटस करने में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, उसका मैंने वो लिखवा दिया था कि आपको शॉर्ट नोट्स एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये है ना क्वेश्चन, वो जो नहीं है, ये नहीं है, ये है। कौन से में आ गए हम, शुरू वाले क्वेश्चन कैसे आ गए यहाँ, तो पहला क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड रुकना दोस्तों, तो ज़्यादा इमेज हो जाती है ना, तो ये भी हैंग होने लग जाता है। मुझे एक मिनट का भी टाइम वेस्ट होता है ना, मुझे बुरा लगता है। जैसे अभी हो रहा है ना ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, नर्स का ग्लव्स पहनना जरूरी होता है, लिखवा दिया मैंने ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो शायद एक दो ही क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, उनको कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 188, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हो रहा है जिसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी इतना ज्यादा टफ नहीं है। सिज बाथ आर ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट विद एन एपिजिटोमी। जिस क्लाइंट को एपिजिटोमी हुआ है उसको सिज बाथ क्यों दिया जाता है, या हेमोरॉइड्स के अंदर सिज बाथ क्यों दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, मतलब सर्जरी में भी आ सकता है ना क्वेश्चन। During the postpartum period, a nurse encourages her to take the सिज बाथ because they add the healing process by। बस सिज बाथ क्या काम करती हैं, कैसे हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करती हैं। तो दोस्तों देखो, हीलिंग प्रोसेस के लिए क्या चाहिए भाई, वहां पर क्या, किसकी सप्लाई हो, ब्लड की सप्लाई हो, क्योंकि ब्लीडिंग अगर होगी तो वहां पर दोस्तों जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है वो ज्यादा पहुंचेंगे, प्रोटीन ज्यादा पहुंचेगी, तो उससे क्या होगा दोस्तों, ज्यादा मात्रा में क्या होगा, जल्दी हीलिंग होगी। तो इसलिए ध्यान रखना, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल लो कि कोई भी चीज अगर कोल्ड है, अगर कोई भी चीज कोल्ड है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। क्या करेगी दोस्तों, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। और कोई भी चीज अगर हॉट है या वार्म है तो वो क्या करेगी दोस्तों, वैसो डायलेशन करेगी। क्या करेगी, वैसो डायलेशन करेगी। कोई भी चीज अगर कोल्ड है तो ब्लड सप्लाई को कम करेगी, और अगर हॉट है तो दोस्तों ब्लड सप्लाई को क्या करेगी, ज्यादा करेगी। हमने ब्रेस्ट में पढ़ा था ना कि कोई एक फीमेल है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, बोटल फीडिंग करवा रही है, हम क्या अप्लाई करते हैं, कोल्ड अप्लाई करते हैं, ताकि वहां की ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं आए, मिल्क कम बने, एंजोर्जमेंट नहीं हो, वहां ये पढ़ा था। अब यहाँ पर किस प्रकार से हीलिंग को बढ़ाती है भाई, सिज बाथ जो है वो हॉट होता है, वार्म होता है, वार्म होगा तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, और वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होगी तो हीलिंग भी क्या होगी दोस्तों, प्रमोट होगी। हीलिंग या रिपेयर क्या होगी, प्रमोट होगी। तो क्या कोज करवाता है, प्रमोट करता है ये वैसोडाइलेशन को। वैसोडाइलेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों क्लीन पेरिनियल टिश्यू। भाई पेरिनियल टिश्यू को एपिजिटोमी के बाद क्लीन करने के लिए हम उसको लिक्विड देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, उसके द्वारा वो पेरिनियल जो टिश्यूज उनको क्या करती है दोस्तों, क्लीन करती है। यहाँ पर सिज बाथ से बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सॉफ्टनिंग द इंसिजन साइड, इंसिजन साइड पे कोई फर्क नहीं डालता है ये, ठीक है, कोई न सॉफ्ट करता है न हार्ड करता है। तो टाइटनिंग द रेक्टल स्फिंक्टर, रेक्टल स्फिंक्टर पे टाइट करता है, तो रेक्टल स्फिंक्टर पे भी इसका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है, ब्लड वेसल्स पे पड़ता है। वहां पर वेसल्स को क्या करता है, वो डायलेट करता है, न कि स्फिंक्टर पे फर्क पड़ेगा। तो लिख लो, लिखो 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 लिखो, एपिजियोटोमी के बाद, एपिजियोटोमी के बाद क्लाइंट को सिज बाथ इसलिए दिया जाता है, या देने के लिए एनकरेज किया जाता है, दोनों लिख सकते हो। इसलिए दिया जाता है क्योंकि सिज बाथ से
वैसोडाइलेशन होता है। क्यों, किस बात से? वैसोडाइलेशन होता है, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस जल्दी होती है, जिससे कि हीलिंग प्रोसेस जल्दी होती है, इससे कि हीलिंग प्रोसेस जल्दी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेसिपिटेट लेबर के ऊपर है ये। एन इन्फेंट इज बोर्न, एक इन्फेंट है दोस्तों जिसका जन्म हुआ है प्रेसिपिटियसली इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मतलब उसका लेबर प्रेसिपिटेट हुआ है। प्रेसिपिटेटली मतलब क्या, बहुत जल्दी हुआ है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, कि नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, चलो बाद में पढ़ेंगे उसको, पहले यहाँ पे आते हैं। नर्स को क्या करना चाहिए प्रेसिपिटेट लेबर की कंडीशन में, तो पहले प्रेसिपिटेट लेबर को समझो, फिर नर्स समझेगी ना। हमारी जो नर्स हैं आप लोग हो, अभी आपको पता नहीं है ना प्रेसिपिटेट क्या है, तो आपको पहले समझना होगा, फिर वहां पे जाना होगा। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड जो स्टेज है ना, उसका टाइम पीरियड अगर 3 घंटे या फिर उससे भी क्या हो दोस्तों, कम हो। सोचो पहली स्टेज और दोनों स्टेज का ही टाइम पीरियड 3 घंटे से भी कम है। कहाँ दो स्टेज होती है दोस्तों, प्रोलॉन्ग में 18 घंटे पड़ते हैं, 3 घंटे से भी कम है, मतलब जल्दी हो रहा है ये, तो इसे हम शॉर्ट लेबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट लेबर। कि लेबर क्या हो रहा है दोस्तों, फास्ट हो रहा है, रैपिड लेबर हो रहा है ये। ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये 3 को जरूर याद रख लेना। ठीक है, वहां पर 18 को याद रखना, यहाँ पर 3 को याद रखना, और फर्स्ट स्टेज के अंदर 14 और 20 को याद रखना। इसके बाद रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ सर्वाइकल जो डायलेशन है ना, ये क्वेश्चन तो सब बता देंगे, ये क्वेश्चन सबको पता है, बच्चे बता देंगे पढ़ने वाले, लेकिन ये वाला बताओ आप कि प्रेसिपिटेट लेबर में रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है। तो दोस्तों जहां नॉर्मल लेबर के अंदर लगभग 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है ना, 1 घंटे के अंदर 1 सेंटीमीटर डायलेट होता है, यहां पर 1 घंटे के अंदर 5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज्यादा क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा क्या होता है दोस्तों, पर आवर क्या होता है, 1 घंटे में इतना डायलेट हो गया, सोचो आप। तो इसी कारण से क्या होता है दोस्तों, लेबर मतलब डिलीवरी क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है दोस्तों, लेबर हो जाता है। नेक्स्ट, इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों, टैकीसिस्टोल होना। क्या होना? टैकीसिस्टोल। टैकीसिस्टोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको समझाया हुआ है, जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन करवाए थे उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर 5 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में आ रहे हैं तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, टैकीसिस्टोल के नाम से जानेंगे। तो इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अगर आएंगे तो भाई जल्दी होगा लेबर, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन आए जल्दी आएगा। ऐसे कहते हैं कि प्लासेंटल सेपरेशन अगर जल्दी हो जाता है ना, अर्ली हो जाता है ना, तो वो भी इसको क्या करवाता है दोस्तों, कोज करवाता है। तो 2 कोजेज इसके ध्यान रखना, प्लासेंटा का जल्दी सेपरेट होना, भाई प्लासेंटा जल्दी सेपरेट होगा तो डिलीवरी बॉडी ये कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी क्या हो दोस्तों, डिलीवरी हो, तो उसके कारण से प्लासेंटा के जल्दी सेपरेट होने के कारण लेबर में होता है ये। ठीक है, ऐसे मत कह देना कि सर एंटीपार्टम हेमरेज हो गया, नहीं। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होने लग जाए, ज्यादा होने लग जाए, तो उसे हम किस नाम से, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, प्रेसिपिटेट लेबर होता है। उसके कारण क्या होता है, प्रेसिपिटेट लेबर होता है। ये भी मल्टी पैरा में ही ज्यादा होगा क्योंकि टोन है वो गड़बड़ कर देती है, तो यहाँ भी मल्टी पारिटी में ही क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादा होता है। तो पारिटी यहाँ भी मल्टी पारिटी ही आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके कारण क्यों, तो आप कहो सर इसका तो फायदा ही है, बढ़िया लेबर जल्दी से हो गया। जहां पर खुशखबरी हमें 12 घंटे में सुनने को मिल रही थी, प्राइमरी ग्रेविडा में 6 घंटे, मल्टी पैरा में वहां पर आपने 3 घंटे में खुशखबरी सुना दी। दोस्तों ये सही नहीं है, ये क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इसके कारण। एकदम से बेबी फास्ट आएगा, बॉडी तैयार नहीं है, रैप्चर करवा सकता है, टीयर करवा सकता है ये। ठीक है दोस्तों, और यूट्राइन प्रोलैप्स तक की कंडीशन आ सकती है। तो इतना ज्यादा फास्ट भी कोई चीज, बच्चे की मोल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों एक तो बच्चे के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के चांसेस क्या होते हैं इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें बेबी को तो बेचारे को टाइम नहीं मिल रहा ना, वो तो आराम से नहीं आ रहा ना। तो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, ब्रैकियल जो प्लेक्सस है वो इंजर्ड हो सकता है। बच्चे का जो ब्रैकियल प्लेक्सस है दोस्तों उसकी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है फास्ट होने के कारण। ठीक है, मोल्डिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, नो मोल्डिंग। बच्चे के जो हेड के अंदर जो चेंजेस आते हैं फीटल हेड के अंदर लेबर की प्रोसेस के द्वारा, वो नहीं हो पाएगा, तो मोल्डिंग नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है, यूट्रस रैप्चर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा टीयर हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, टीयर भी हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए प्रेसिपिटेट लेबर जो है वो सही बात नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी हो गया तो बढ़िया फायदा हो गया। इसका ट्रीटमेंट सिंपल, एक लाइन याद रखो, इतनी बड़ी डिजीज है नहीं क्योंकि आप इसमें 5 घंटे दोगे
तो ईथर या MgSO4, बस इतना याद रख लो, किसमें हम क्या देते हैं, ईथर और MgSO4 देते हैं बस। साथ में हम एपिजियोटोमी करते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ पर और क्वेश्चन उठ गया होगा कि सर एपिजियोटोमी करते हैं, कैसी बात कर रहे हो, यहाँ तो पहले ही जल्दी हो रहा है, एपिजियोटोमी क्या जरूरत है। दोस्तों वो जल्दी हो रहा है ना, उसके कारण बेबी फास्ट हेड आएगा, बाहर आएगा दोस्तों, तो वो टीयर करवाएगा, पेरिनियल टीयर करवा सकता है, यूट्रस को रैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसे हमें रोकना है कि भाई फीटस हेड अगर फास्ट भी आए, जल्दी भी आए, तो उसको क्या मिले, स्पेस मिले कि वो क्या नहीं कर पाए दोस्तों, टीयर नहीं कर पाए। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, एपिजियोटोमी कर देते हैं कि भाई हेड आएगा ना तो उसको क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, ईथर और MgSO4 का यूज करते हैं। और साथ में हम क्या करवाते हैं दोस्तों, एपिजियोटोमी करवाते हैं। साथ में क्या करवाते हैं, एपिजियोटोमी करवाते हैं। बस बहुत है, इतना पढ़ लिया बहुत है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों इसके अंदर कि भाई क्या करोगे आप दोस्तों, ऐसा बेबी क्या होगा, मैंने आपको बताया उस बेबी के अंदर सब चीजें कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दोगे, बेबी पे दोगे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं एयर वे फॉर द न्यूबॉर्न, कि हम बेबी क्या करें, जल्दी से जल्दी बाहर आया है तो हम उसे क्राइंग करवाते हैं कि भाई जल्दी से वो रोए और जल्दी से उसका जो एयरवे है वो क्या हो, स्टार्ट हो। तो बेबी को हम नीचे करते हैं ताकि ग्रेविटी के द्वारा जो म्यूकस है वो नीचे आ जाए, जिससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग क्या हो जाए दोस्तों, स्टार्ट हो जाए। और ब्रीथिंग स्टार्ट होने के साथ जो बेबी है तो उसके बाद हम इसलिए मेन जो फोकस हम किस पे करते हैं, बेबी के ऊपर करते हैं, क्योंकि बेबी के इंट्राक्रेनियल जो हेमरेज होने के चांसेस हैं, मोल्डिंग नहीं हुई है, तो पहला फोकस हम किस पे करेंगे, बेबी पे करेंगे, न कि टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड वेन बाद में करेंगे हम फोकस। असर्टेन द कंडीशन ऑफ द यूट्राइन फंडस, तो यूट्राइन फंडस की कंडीशन जो है वो भी इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई वो सॉफ्ट है, हार्ड है, फिर्म है, कैसा है। इसके अलावा अरेंज करेंगे ट्रांसपोर्ट फॉर द मदर एंड इन्फेंट टू द ब्रीथिंग यूनिट, तो ये सबसे लास्ट में करेंगे। ये तो तब करेंगे दोस्तों जब मदर और बेबी दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अगर दोनों स्टेबल ही नहीं है तो कहाँ उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप, कहाँ उनको आप ट्रांसपोर्ट करके वार्ड में भेज रहे हो मान लो, तो ये तो गलत है ना दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस पे आती है, हम एयरवे न्यूबॉर्न के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एस्टैब्लिश करेंगे। तो लिख लो, प्रेसिपिटेट लेबर के केस में, प्रेसिपिटेट लेबर के केस में, लेबर के केस में फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूबॉर्न का एयरवे स्टैब्लिश करना है, एयरवे स्टैब्लिश करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। आज तो फिर भी ठीक है, छोटी क्लास है और दिनों की तुलना में। तो लास्ट जो क्लास है दोस्तों उसको सुन लो। ए प्राइमी ग्रेविडा, पहली बार जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है प्राइमी ग्रेविडा है, एक बार भी नहीं हुई है नली ग्रेविडा है, और एक बार से ज्यादा हुई है तो वो मल्टी ग्रेविडा है। इज कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ हर बेबी, ठीक है, वो चिंतित हो रही है अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर। एंड आस्क द नर्स, और नर्स से पूछती है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ ऑफ बेबीज। देखो कितना कि भाई बेबी की डेथ का मोस्ट कॉमन कोज क्या है। द नर्स एक्सप्लेन, नर्स बताती है कि द कोज ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द नियोनेटल डेथ, कि आधे से ज्यादा नियोनेटल डेथ का इंडिया के अंदर है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट लिखा है वहां पे, इंडिया के अंदर क्या है दोस्तों, इंडिया के अंदर भी वही है और अमेरिका के अंदर भी वही है। तो ध्यान रखना, बस सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न की डेथ का सबसे मोस्ट जो कॉमन, सबसे लेटेस्ट जो डाटा है दोस्तों SRS के 2023 के डाटा है ये, और डाटा जो कलेक्ट किए गए थे वो 2017 से और 2019 के बीच में किए गए हैं, ठीक है। रिपोर्ट कब आई है, 2023 में आई है। उसमें बता रखा है कि न्यूबॉर्न की डेथ का मोस्ट कॉमन कोज जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, प्री टर्म, या फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिख रखा है लो बर्थ वेट, क्या होता है, प्री टर्म या लो बर्थ वेट होता है। इसके अलावा इन्फेंट का और 0 to 5 ईयर्स के बेबी का, तीनों का ही रीजन क्या लिखा हुआ है, प्री टर्म। 0 to 5 ईयर के बेबी का भी क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्री टर्म लिखा हुआ है। लेकिन 1 से 4 साल के बेबी का लिखा हुआ है कि भाई इंजरी, किसी भी प्रकार की इंजरी होने के चांसेस होने पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, डेथ के चांसेस होते हैं। चारों याद रखना। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ क्या आएगा, प्री टर्म लो बर्थ वेट। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंट डेथ क्या आएगा, प्री टर्म लो बर्थ वेट। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अंडर 5 चाइल्ड, लो बर्थ वेट या प्री टर्म। सेकंड जो इसके अंदर आता है ना न्यूबॉर्न के अंदर, वो आता है एस्फेक्सिया। क्या आता है, एस्फेक्सिया आता है, ठीक है, जो ब्रीथिंग के दौरान रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है, सफोकेशन जो है, वो एस्फेक्सिया की कंडीशन जो होती है दोस्तों वो सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है। पहला जो कोज है दोस्तों वो क्या होता है, प्री टर्म या लो बर्थ वेट होता है।
तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, प्री टर्म बर्थ या लो बर्थ वेट इज द मोस्ट कॉमन कोज, न कि एटिलेक्टेसिस होना, ठीक है, और न कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, और न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। तो ये तीनों इसके क्या नहीं आएंगे दोस्तों, आंसर नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि भाई क्यों नहीं आएंगे, नहीं होती है। जितने भी डाटा कलेक्ट किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यही होती है। अब आपको उससे एटिलेक्टेसिस क्यों नहीं होती, इसका रैशनल दो, तो ये तो रैशनल वाला क्वेश्चन ही नहीं है। रैशनल वहां दिए जाते हैं ना जहां पर चार चीजें समझाने की हो, यहाँ पे मैं क्या समझाऊँ आपको इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें लिख लो, देखो प्री टर्म डेथ स्लैश लो बर्थ वेट बेबी न्यू बोर्न कोमा इन्फेंट एंड 0 to 5 ईयर एज बेबी की डेथ का मोस्ट कॉमन कोज है, मोस्ट कॉमन कोज होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी। अब कुछ ही क्लासेज बच रही हैं आपकी, ज़्यादा क्लासेज नहीं बच रही हैं। अभी एक मिनट जो मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरे पास बुक भी है शायद, एक बार रुको। देखो हमने लगभग है ना यहाँ तक 200 हमने लगभग 209 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ओबीजी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 256 लगभग, है ना। तो लगभग ऐसे मान लो 10 हो गए तो 46 क्वेश्चन और बच रहे हैं लगभग। तो 5 ही क्लासेज लगभग हमारी आएंगी। उसके बाद है ना न्यू बॉर्न क्या आते हैं, न्यू बॉर्न वाले जो आते हैं एक्चुअली में वो पीडियाट्रिक के अंदर भी शामिल होते हैं। आप कहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, और अगर आप नहीं कहोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और वो क्वेश्चन लगभग 100 हैं, तो वो तो बाद में ही करेंगे हम, इसके बाद में लगभग 100 तो नहीं है, बट लगभग वो 65 क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है ना, वो 65 क्वेश्चन, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ओबीसी खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये आपकी एक छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा कि आप इस किताब को खत्म करने की तरफ जा रहे हो, जो मोस्ट डिफिकल्टी लोगों को याद भी नहीं होता है, लेकिन आपको याद भी हो रहा है, साथ में आपने ओबीसी को भी खत्म कर रहे हो। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।